एरियाज हैं जो बेसिकली हमारे पास ऑपरेट कर रहे हैं इस सिलेबस के अंदर। चलिए सर, हमने लास्ट क्लास में जो है वो एक ओरिएंटेशन सेशन अपना कंडक्ट किया था। अभी ये थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा सब कुछ। हमने ये डिसाइड किया था कि हम किस तरह से अपने सिलेबस के एरिया को लेके चलेंगे, हमारे पास ऐसे कौन कौन से एरियाज है जो हमारे पास ऑपरेट हो रहे होंगे, किस तरीके से हमारा सिलेबस एक्चुअली डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। हमारा जो सिलेबस की डिवीजन है उसके बाद पूछने का पर्सपेक्टिव क्या होगा, किस तरीके, एक केस स्टडी है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी कहते हैं इसको। इंटीग्रेटेड केस स्टडी का मतलब यही होता है that you are going to receive only one case study, and in that specific one case study there will be different questions that will be asked from the examiners to you all. इसमें हमारे पास नॉर्मली 3 से 4 एग्जिबिट्स दिए जाते हैं रियल केस एग्जाम के अंदर। 3 से 4 एग्जिबिट्स ही टेस्ट होते हैं आपके पास रियल केस एग्जाम के अंदर। ये 3 से 4 एग्जिबिट के टेस्ट होने से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मिला जुला कर एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी हमें प्रेजेंट की जाएगी। उस केस स्टडी की बेसिस पे हमारे डिसीजन मेकिंग होती है कि हम इस केस स्टडी को किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से हम इस केस स्टडी को रिजॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेटेड केस स्टडी को करने के बाद हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम तमाम क्वेश्चंस जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं हम उस पर रीजनेबल आंसर लिखें। मैंने आपको शुरू में कहा था कि यार ये पेपर एक इंतहाई सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। और इस पेपर के अंदर जितना ऑब्जेक्टिवली दूसरे एग्जाम्स आपको पता होता था एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के फौरन बाद के, सर मैं आपको मैसेजेस शो कर सकता हूँ सब बच्चों को कि सर पेपर तो हो गया, ये नहीं समझ आ रही कि सही हुआ या गलत, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग कि इस पेपर का ना एक इशू ये है कि इतना सब्जेक्टिव एग्जाम है कि आप सब कुछ लिख के आ जाए, सब कुछ लिख के, आपने बहुत कुछ लिखा है, यू हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर, बट एग्जामिनर ने उस आंसर को, जी, एग्जामिनर ने आपके उस आंसर को सही नहीं कंसिडर किया। एग्जामिनर ने आप कहा कि यार ये आंसर जो है ना मुझे रीजनेबल नहीं लग रहा, या एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव ही अलग है। जैसे मैंने आपको शायद बताया था कि हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के आंसर को जब लिखने बैठे थे ना, हम लोग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के आंसर को जब इंटीग्रेटेड थिंकिंग के आंसर को लिखने बैठे थे तो बहुत से बच्चों ने उस अटेम्प्ट में अपने आंसर को इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से लिख दिया था, यानी दे जस्ट रोट द 6 कैपिटल रादर देन रिपोर्टिंग के उस 6 कैपिटल से कंपनी को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जा सकता है। तो यार ये सारी बातें जो थी वो हमारे पास इस एग्जाम में टेस्ट हो रही थी। अच्छा, अब इस एग्जाम का जो एक मेजर डोमेन हमने देखा था जिसके अंदर हमें पता है कि यार देयर आर 5 डिफरेंट स्किल्स दैट विल बी टेस्टेड इन योर एग्जाम्स। पांचों स्किल्स के इक्वल चांसेस हैं ऑफ बीइंग टेस्टेड। पांचों स्किल्स जो है वो 4 मार्क्स ईच के लिए जो है वो टेस्ट हो रहे होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारे पास ये सारा एरिया हमें डिफाइन किया गया था। फॉर्मेट्स का मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मेट आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्डर टू गेन फ्री मार्क्स। आपको कोई मार्क्स इस पे कट नहीं होगा अगर आपके फॉर्मेट सही होंगे, और आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे अगर आपके फॉर्मेट सही। प्रोफेशनल स्किल्स कंपैरेटिवली एसबीआर में जैसे टेस्ट होते हैं वो यहाँ नहीं वैसे टेस्ट होते हैं, लेकिन उससे एक ज्यादा ऑब्जेक्टिवली इन स्किल्स को टेस्ट होने का पर्सपेक्टिव जो आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे नजर आ सकते हैं एज कम्पेयर टू दी एसबीआर या एनी अदर रिलेटेड एग्जाम। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आपके तमाम के तमाम एरियाज आप जो है वो साथ लेके चले। नंबर 1। नंबर 2 इज, देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि यार इस सब्जेक्ट, अगर मुझसे आप पूछे ना कि सर इस सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल तरीन चीज क्या है, मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। इस सब्जेक्ट के अंदर जो, मतलब आप हो सकता है पेपर से 2 दिन पहले सोचे कि मैं रिवाइज क्या करूं। ये पहली बार ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपके पास रिवीजन के लिए कुछ नहीं होगा, या अगर होगा भी तो आप सोचेंगे कि यार मैं क्या रिवाइज करूं। आई एम ब्लैंक राइट नाउ कि मैं रिवीजन करूंगा, मतलब मेरे पास ना फॉर्मूला है कोई रिवाइज करने को, ना मेरे पास कोई स्पेसिफिक कोई चीज याद करने के लिए कोई टेक्स्ट नॉलेज नहीं है इसके अंदर, कोई सर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई फॉर्मेट्स नहीं है, कोई कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज नहीं लग रहे इसके अंदर, कोई लॉ की कोई किताबें नहीं पढ़नी हमने, हमें हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन है और एक जनरल आंसर है जो मुझे लिखना है।
आपके पास बेसिक रिवीजन के लिए जो चीज होगी ना, वो होगा आपका प्री सिम्बाल्स। वो भी आप बोलोगे कि मैं 6 बार पढ़ चुका, अब इसके बाद मैं क्या करूँ रिवाइज। तो यार ये एग्जाम को पहले तो ये मिथ क्लियर करके लिखने बैठना या इसको आगे पढ़ना कि भाई ये एग्जाम आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये करेगा कि या तो ये पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएगा या इसको 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाएंगे। देखो मैंने दो एक्सट्रीम ही देखी है। बहुत कम होता है कि पहली अटेम्प्ट के बाद दूसरी अटेम्प्ट में बच्चा पास। पता है, एक बार मैं आपको ऑनेस्ट बात बता, या तो बच्चे पहली अटेम्प्ट में पास होते हैं या बच्चे तीसरी और चौथी अटेम्प्ट में पास होते हैं। और तीसरी अटेम्प्ट तक वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते, यानी चौथी अटेम्प्ट तक वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि इस एग्जाम में पूछा क्या है, व्हाट इज समथिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस। तो भाइयों और बहनों, मेरी एक बड़ी बेसिक सी एडवाइस है, डे वन से आपने मेरे साथ लग के प्रैक्टिस करो। द ओनली की टू योर सक्सेस इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस दैट यू आर गोइंग टू डू। डे वन से हम जब साथ बैठेंगे, हम जब साथ चीजों को कवर करेंगे, देखिए मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी इस चीज में बड़ा फायदा देगा। हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे हर चीज से, हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली लेके आएंगे या हम कंसोलिडेट करेंगे कि देखो यार ये चीज हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखी। लेकिन उन सारी चीजों को करने के लिए यू नीड टू गिव योर 100%, यू नीड टू गिव योर 100% इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। यू नीड टू प्रैक्टिस इट विद मी। इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी, आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए जो है ना मामला difficult हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी रिजल्ट आएगा हमारे सामने, सारा चट्टा बट्टा खुल जाएगा, आपका भी आ जाएगा पुराना रिजल्ट। ठीक है, मैं एक बात और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए दो बातें, अगर आपका पेपर पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपने एसबीएल कंटिन्यू करना है। अगर अल्लाह ना करे आपका पेपर रुक जाता है, ठीक है, तो अब आपने दो डिसीजन, मैं देखिए मैं आपको अपनी लाइफ से एक चीज कनेक्ट करके बताता हूँ। व्हेनेवर आई यूज्ड टू फ्लंक माय पेपर ना, तो मैं उसको दो डिसीजन पे लेके आता था। पहला, मैं कहता था यार अगर मेरा मेरा पेपर 45 प्लस पे रुक रहा है, दिस मीन्स कि मुझे आता है, मुझे वो एग्जाम आता है, लेकिन मैंने कोई ब्लंडर मारा है, तो मैं नॉर्मली उसी पेपर को दोबारा दे। और अगर उसके साथ कोई छोटा एग्जाम है मेरे पास या मुझे लगता है कि मैं दोनों कवर कर सकता हूँ और मेरी अच्छी नॉलेज है, लेकिन कोई ब्लंडर हो गया मुझसे एग्जाम में, तो मैं दो देता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई एग्जाम 45 से कम पे रुकता था, तो मुझे ना एक मोटिवेशन चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो सकता है, आप ऐसे ना सोचे, आप डिफरेंट तरीके से सोचे। मेरा एग्जाम जो 45 से बिलो पे रुकता था, तो आई यूज टू कंसिडर कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मुझे नहीं आता, एंड इफ आई डोंट नो समथिंग, आई नीड टू वर्क अपॉन समथिंग, यानी मुझे इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक एग्जाम मिसाल के तौर नहीं आ रहा ना, मुझे 45 से बिलो पे रुका, 30 पे रुका, 38 पे रुका, 40 पे रुका, 42 पे रुका, तो मैं सोचता था कि यार क्यों ना मैं अपनी मोटिवेशन के लिए नया एग्जाम उठा लूं। और मेरे पास 100% उस नए एग्जाम को पढ़ने का फायदा ये मिलता था कि मेरे पास एक पुराना फेलियर होता था और नया एग्जाम, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन से पढ़ता था, तो मुझे क्या होता था कि मेरा वो नया एग्जाम पास हो जाता। अच्छा, अब इसमें एक रिस्क क्या होता था, हमारे जमाने में ना ये होता था कि आपका पुराना एग्जाम जो रुका ना, उसका एक रिफ्रेशर कोर्स होता था। अब रिफ्रेशर हो नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त 6 महीने का एग्जाम होता था, तो उस वक्त आता था 3 महीने का आपने कोर्स लिया, 3 महीने का आपने रिफ्रेशर कोर्स लिया। जब पेपर फेल हो गया तो वो रिफ्रेशर एक नई चीज आया करती थी पेपर के बाद। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास क्वार्टर है तो क्वार्टर में रिफ्रेशर कह लो, नॉर्मल कोर्स कह लो, यू हैव द सेम थिंग। हम रिफ्रेशर लेते थे, फिर जाके उसको रिफ्रेश करते थे और नॉलेज को फिर पेपर देते थे। आपके पास प्रॉब्लम बता क्या है, कि आपको, मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक बार रुके ना, तो फिर उसको दोबारा से ये सोच, कोई भी पेपर दोबारा से ये सोचना चाहिए कि शायद मुझे दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीचर का रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करें, यानी मिसाल के तौर पे बच्चे क्या करते हैं, एसबीआई रुका, अल्लाह ना करे किसी का रुके, लेकिन अगर रुका तो अब मैं क्या करूंगा, मैं खुद से पढ़ के दूँ। फिर दोबारा रुका, अब मुझे एहसास होता है, तो अब मैं तीसरी मरतबा टीचर से दोबारा पढ़ के दूँ। हमेशा याद रखना, 45 से कम पे मसला पता है क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मसला है बॉस, इश्यूज हैं भाई कॉन्सेप्ट। 45 से ऊपर इसका मतलब है यू हैव डन गुड, यू कैन वर्क अपॉन इट वेल, अब और बेहतर कर सकते। बट समथिंग बिलो 45, देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल इशू एंड यू नीड टू वर्क आउट। यार गुरु, ये इसको जरा खोलें, ये सारे पीसीज भी खोल दें, ये भी खोलें सर, यहाँ से तो ऑन है। क्लियर होती है बातें मेरी सारी सारी चीजें। अच्छा, तो ये एक स्पेसिफिक चीज थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अभी भी किसी के दिमाग में कोई सवाल है, कोई पिछली क्लास से रिलेटेड, कोई एसबीएल से मिथ है, कोई और चीज है, तो आप मुझसे प्लीज पूछें, ताकि मैं उसको क्लैरिफाई करूं और हम उसको आगे बढ़ाएं। कोई सवाल है किसी का, कोई प्रॉब्लम किसी की, कोई इशू है, कोई मसला है, या तो आपको सब समझ आ रहा है या आप सब चुप हैं?
यार मैं एसबीएल नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था P1 P3। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एसबीएल के साथ एज अ स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि एज अ टीचर, तो जाहिर है मैं कह सकता हूँ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा है मेरा और उसका। जाहिर है सब देखिए, हमें सारी जिंदगी ये पढ़ाया है, तो मुझे एक चीज जो नजर आती है कि एग्जामिनर बड़ा क्लियर कट आपको जवाब, यानी मैं ये बात स्पेसिफिकली कह सकता हूँ। ये सारे खोलना पड़ेगा कि वहीं से है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ सो यू कैन डू इट। लेकिन मैं फिर बात दूसरी बात बोलूंगा कि ये काम करने का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये 1 लाख रुपए का पेपर, 1 लाख प्लस का पेपर, ठीक है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन हु कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी स्मार्ट इज स्मार्ट, ठीक है। गलत तो नहीं, मैं खुश फहमी को, तो कुछ खुश फहमियां भी होती है, तो कोशिश करेंगे कि हम टीचर के साथ ही पढ़े, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम साथ साथ चीजों को करें। ठीक है जी, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। नमाज ब्रेक पहले कर ले 10 मिनट का, जल्दी से, पहले जल्दी से जाए नमाज पढ़ के आए, मैं जब तक ये सारी चीजों को वो कर लेता हूँ। यार एक काम कर दो प्लीज, ये प्रोजेक्टर का बटन ऑन कर दो, और लेट्स स्टार्ट। जल्दी से वापस आए, आपको हैंड आउट भी देते हैं और हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। तुम्हारा तीसरा पार्टनर कहाँ है? चले यार, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको वो हैंड आउट ग्रुप पे दे चुका। अब हम uh, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी के नाम से चैप्टर है, इसका हैंडआउट अभी आ रहा है आपके पास। आप जब तक यहाँ पे देखें, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बेसिकली स्ट्रैटेजी मेकिंग है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, देखो ये चैप्टर जो है वो एक स्टैंड अलोन चैप्टर है। इसके 2 हैंडआउट्स होंगे जो मैं आपको दूंगा। अच्छा मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको जब हैंडआउट प्रोवाइड करूंगा, तो इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। अच्छा अगर तुम यहाँ देखोगे ना, तो इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड हैंडआउट के बाद आएगा। हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे, मैं खुद लिखवाऊंगा वो सवाल, उसका नाम है एनएमएस। P1 P3 का क्वेश्चन होता है वो, एनएमएस के नाम से वो क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय आवर ओन सेल्फ, ठीक है। सर जल्दी से आते हैं स्ट्रैटेजी के पोर्शन के ऊपर। बेसिकली मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड इस वजह से किया है बिकॉज ये एक ऐसा आप यूं समझ लें कि एग्जाम के अंदर आपके पास 10 से 12% ऑफ द एग्जाम जो है ना वो इस टॉपिक से, स्पेसिफिकली इस टॉपिक से टेस्ट होगा। यानी तकरीबन 10 से 12% ऑफ द एग्जाम है ना वो सिर्फ इस टॉपिक से ही आपके पास टेस्ट हो रहा होगा। इसके अलावा का जो है वो बाकी दूसरे एरिया से आ रहा होगा। ये मैंने पिछले 5-6 अटेम्प्ट का ट्रेंड देखा है कि स्ट्रैटेजी से कम भी वो 10 से 12% जरूर जरूर वो पूछ रहा होता है, जिसका मुझे लगता है कि बेसिकली जो है ना वो आपको फायदा देता है। तो क्या कहता है बेटा, कहते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म स्ट्रैटेजी, वी शुड, ये आगे आपके एंड्रॉइड यार ये आगे देते हो। फर्स्ट के तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी,
ये सेकंड है आज सेकंड है बेटा। अच्छा वो सलीम हबीब वाले कितने बच्चे? सही। चले यार, लेट्स स्टार्ट। Introduction to the term strategy. We should commence our learning by simply understanding the word strategy. And what does it mean? The word comes from to us from the Greek word strategos. Better please, which refers to someone who is in a leading position, considering it from the business point of view. यार आप बात करेंगे तो फिर मेरी बात नहीं आएगी, please. The term is commonly used in the company's decision-making process, as it suggests how the organization is being led and what is the plan of action for the strategic level staff. देखिए, जब भी आप कोई कंपनी के बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट करने जाते हैं या whenever you are going to execute any sort of business model within a company, तो उसमें आपको स्ट्रैटेजी बनाना या स्ट्रैटेजाइज करना बड़ा जरूरी है। मेरा आपसे एक बेसिक सा सवाल है, what is the basic difference between strategy making and tactics? क्या अंदाज, आपको क्या लगता है? आप स्ट्रैटेजी नेगेटिवली यूज करते हो या टैक्टिक्स का वर्ड नेगेटिवली यूज करते हो? स्ट्रैटेजी नेगेटिव यूज करते हो? मेरे ख्याल में तो टैक्टिक्स का वर्ड ज्यादा नेगेटिव यूज करते हैं। देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। स्ट्रैटेजी इज समथिंग that basically helps you to grow in a planned and an organized manner. मैं फिर repeat कर रहा हूँ, strategy is something that basically helps you to grow in a planned and an organized manner. Tactics is something that you conduct or you perform a particular strategy or a particular proposal in order to negate the effect of the pressure that you are receiving from your competitors or your suppliers. समझ नहीं आई बात? देखिए, टेक्टिक्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर मैं जो है वो मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, हर बैच शुरू होने से पहले एक गन मचता है, एक मार्केटिंग का गन मचता है डिफरेंट फेसबुक ग्रुप पे, बताओ कौन सा टीचर अच्छा, बताओ उस टीचर के हमारे रिव्यूज दे दो, फला चीज दो। ये बेसिकली स्ट्रैटेजाइज कर रहे होते हैं लोग। फिर उस स्ट्रैटेजी को टेक्टिक्स में कन्वर्ट कब करते हैं? जब प्रेशर डेवलप होता है, फला की वोट बढ़ गया, अब प्रेशर डेवलप हो रहा है, अब क्या होगा? अब दूसरा वाला एक्टिव होगा, यार उसके वोट बढ़ गए, जल्दी से सब पहुंचो। अजीब एक एक ऐसा एलिमेंट जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है डिफरेंट फेसबुक ग्रुप और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो टेक्टिक्स इज व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेशराइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका कंपेटिटर आपसे ज्यादा अच्छा जा रहा है। तो हमें पहली बात तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि स्ट्रैटेजी इज अ वेरी हाईली पॉजिटिव वर्ड। मैं अगर इसको बोलूं कि एक इंतहाई पॉजिटिव वर्ड है तो ये बात गलत नहीं होगी। एंड बाय पॉजिटिव वर्ड आई मीन अ वे टू ग्रो by a particular company or a way to make a particular proposal successful by a company is known as strategy. But tactics is a response, or it's a response in the perspective of the competitors or your pressure from the environment. सर मुझे बहुत मिसाल देता हूँ आपको। हमारी मैं एक स्टील प्रोडक्शन कंपनी में, अब हमें क्या इशू आता है, अक्सर ऐसा एक मसला आता है कि हमारा जो कंपेटिटर है ना वो हमें रेट डिस्काउंट्स पे ना बड़ा कम्पीट करता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है, ठीक है। और यार यकीन मानो, आपको कोई गर्ज भी नहीं होगा कि यहाँ पे इस वक्त सीमेंट कौन सी है, मतलब आप ये पूछते हो जब आप एडमिशन लेते हो कि यार सीमेंट बताएं कौन सी लगाई हुई आपने, कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं होगा ज़लज़ला आया और हम मर गए, नहीं, मतलब आपने कभी पूछा भी नहीं होगा। आप हजारों बिल्डिंग्स में जाते हैं, डेली बेसिस पे आपको ऑफिसेज में जाते हैं, यू नेवर आस्क योर एम्प्लॉयर, और या एम्प्लॉयर आपसे सवाल पूछे इंटरव्यू के बाद, क्या एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, तो आप पूछे यार इसमें सीमेंट और सरिया और स्टील कौन सा लगा हुआ, तो बोलेगा यार आप कंस्ट्रक्शन का क्या करना है, यार मुझे अपनी सेफ्टी बड़ी कंसर्न है, अभी नहीं पूछते। हमारा इंडस्ट्री के अंदर, स्टील सेक्टर के अंदर जो कंसर्निंग पॉइंट होता है कस्टमर का ना, वो पता क्या होता है? सस्ता। और हमारा सबसे बड़ा कस्टमर पता कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स डोंट गिव अ शिट अबाउट इट के चीज अच्छी है बुरी, ठीक है, उन्होंने नहीं रहना ना, तो कहते हैं यार जो सस्ता होता है। हमें बड़ा प्रेशराइज फील होता है when we are making our strategy to grow। मैं पहले क्या था, when we are making a strategy to grow, उसके बाद जब हमें प्रेशर फील होता है ना तो we make tactics, and tactics is anything that is in response to the pressure। हमारे पास हमने एक XYZ कंपनी आती है, वो एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव लेके आती है, सस्ता डिस्काउंट ऑफर करती है, हम भी करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें आप नॉर्मल सिनेरियो में ग्रो कर रहे होते हो, पर टेक्टिक्स एक नेगेटिव वर्ड है जिसमें आप रिस्पॉन्ड में जो है ना जा रहे होते, एक रिस्पॉन्स प्रेजेंट कर रहे होते हो।
फिर क्या कहता है, कहते बेटा इन समरी स्ट्रेटजीज अबाउट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस ओवर द लॉन्ग रन। सी एवरी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस ओवर द लॉन्ग रन। मैं आपको एक बड़ी बेसिक मिसाल देता हूँ। करीम जो है उसने अपनी मैक्सिमम लिमिट सोची होगी कि मैं $3.2 मिलियन में बिक सकता हूँ। यार मतलब सोचो ना, उबर ने करीम को $3.5 मिलियन $3.2 मिलियन की कोटेशन दी पाकिस्तान में। एंड करीम ने सोचा होगा कि मैं इससे ऊपर क्या जाऊंगा, इससे ऊपर क्या जाऊंगा। करीम का इस वक्त सिर्फ पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट पता है आपको कितना? $8.6 मिलियन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंपनी $3.5 मिलियन में बिक गई और एक क्वार्टर में $8.6 मिलियन कमा के जा रही है इस वक्त। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी इज व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर प्लान। भाई मैं आप में से किसी को पूछूं कि यार आप मुझे बताएं वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, तो शायद आप में से कोई नादिर होगा जो बोलेगा कि मैं सीएफओ बनना मैं देखता हूँ। नहीं बोलोगे ना। इट मीन्स कि आपकी थिंकिंग मेथोडोलॉजी सीएफओ तक नहीं जा सकती ना अभी 5 साल में। लेकिन व्हाट इफ मैं बोलूं कि बन सकते हो। And I have seen people who qualify at the early ages and they have reached to a position of CFO, not in a public listed company, maybe a private company. So why not? मैं जैसे मुझे एक अपना इंटरव्यू याद आता है, मेरा एक ऑडिट फर्म में हुआ था और फिर दूसरी ऑडिट फर्म से इंटरव्यू की कॉल आई। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड रखता था, अभी भी थोड़ा है लेकिन उस वक्त ज्यादा था। तो मैं जब उस ऑडिट फर्म में गया, एक छोटी ऑडिट फर्म थी, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। तो आई वाज लाइक इन अ पोजीशन टू प्ले बिकॉज आई क्लियर्ड एन इंटरव्यू इन अ बिग फोर। मैं बड़ा खेलने के उसमें था। मुझे उस बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात सिखा दी। उसने मुझसे पूछा कि बिलाल साहब आप मुझे बताएं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो मैंने बताया मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना। तो जब मैं उठ रहा ना तो उसने बोला एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। तो मैंने कहा सर आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं अपने आप को 5 साल में कहाँ देखता हूँ। बोला हाँ बताओ कहाँ देखते हो अपने आप को 5 साल में। बड़ा लर्नेड आदमी था, बड़ा विटी आदमी था। मैंने कहा सर आफ्टर 5 years आई विल बी एट योर पोजिशन। ठीक है, बड़ा गलत रिस्पॉन्स, बहुत गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए था। मैं आज उन बंदे को मैं बड़ा पर्सनली जानता भी हूँ, मैं उनसे बोलता भी हूँ कि मैंने आपको ये बोला था और मैं माजरत करता हूँ। बट आई टोल्ड हिम कि आफ्टर 5 years आई विल बी एट योर पोजीशन। क्यों? तो मुझे था कि यार मेरा दूसरी जगह हो गया, मुझे तो इसने रखना नहीं, तो खेल लूंगा फिर अपने तरीके से। तो उसने आगे से रिस्पॉन्स क्या किया, कहता है बहुत छोटा ड्रीम है तुम्हारा। बोला मतलब मैं एक बंदे की नौकरी के पीछे पड़ा हूँ, उसको साफ साफ मुंह पे बोलना छोटा। खैर बोलता है यार बिलाल व्हाई कांट यू से दैट आफ्टर 5 years आई शुड हैव माय ओन कंपनी। मेरे दिमाग में तो ये पहली बात तो ये आई थी कि ये तो खुद सीईओ की पोजीशन के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यार सोचो उसने मुझे कितने जबरदस्त तरीके से टैकल किया। उसने मुझे बोला कि व्हाई कांट यू से दैट आफ्टर 5 years आई विल बी हैविंग माय ओन कंपनी एंड आई विल बी रनिंग माय ओन कंपनी। देखें, स्ट्रैटेजी इज व्हाट यू कैन थिंक, व्हाट कंपनी कैन थिंक इन द नियर फ्यूचर। आप कंपनी की किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठे ना, आपको उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंटालिटी समझ आएगी कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। जिस कंपनी मैं आपको मतलब अली बाबा का एक कोट है जो बड़ा जबरदस्त है कि जब आप अपनी 20 साल की जिंदगी में है ना, 20 साल क्रॉस करते हैं तो आप एक छोटी कंपनी के लिए काम करें क्योंकि वहां पे आप एसओपीज बनाते हैं। लेकिन जब आप 25 क्रॉस कर जाए ना तो आप एक बड़ी कंपनी के लिए काम करें। आपको समझ आएगा कि यार बड़े कैपिटल्स को मैनेज कैसे किया जाता है। आपको समझ आएगा। डू यू नो कि आपके मुल्क के एक फाइनेंस मिनिस्टर को आईएमएफ ने डील करने से मना कर दिया। रिकॉर्डिंग में आ रहा है ये यूट्यूब पर। हाँ एक मिनट, टेक्निकल इशू है बेटा। इफ आई गिव यू 100 रुपीज ना, आप शायद फैसला ले लो। इफ आई गिव यू 5,000 रुपीज, आप डिसीजन ले लो। मैं 50,000 दूंगा, आप डिसीजन ले लो। आपने देखा, आपने लिया फैसला। लेकिन यार मैं आपके हाथ में 5 करोड़ रखूं और मैं बोलूँ इसको ग्रो करके दिखाओ, आपकी हालत साइड हो जाएगी। अभी हाथ पैर फूलने लगेंगे यार मैं स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं, उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करूं, कैसे इसको जो है ना वो इस पर्सपेक्टिव को मैं इंक्रीज करूं या अपने बिजनेस को इंक्रीज करूं या अपने इस कैपिटल स्ट्रक्चर को और बेहतर करूं। द फैक्ट इज कि सर स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन फोरसी इन द फ्यूचर। जाहिर है कभी भी मैं ये नहीं कहता कि यार एक इदारा जो है
तो जब एक चीज को स्ट्रेटेजाइज करेगा तो वो हर चीज ऑब्वियस सिनेरियो में लेके आ जाए, यानी उसको पता होगा कि 5 साल बाद मैं इधर ही खड़ा हूं। एक मिसाल और, मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि यार आपने जिंदगी में कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किंग बनना है ना, यानी जिसको शौक है ना कि वो आईएफआरएस का चीता हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडिट, आई एम टॉकिंग अबाउट आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स। अगर तुम्हें जिंदगी में शौक है ना कि तुम आईएफआरएस के चीते हो जाओ, तो मेरी तुम्हें एडवाइस है कि किसी ब्रोकरेज हाउस को ज्वाइन कर लो, नॉट एज अ सेलर बट एज अ रिसर्च एनालिस्ट। पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम पता है क्या करोगे, तुम किसी एक इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मॉडल बनाने बैठोगे। जिस दिन तुम उस इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे, तुमसे कहा जाएगा कि अगले 5 साल की प्रेडिक्शन करो, और वो प्रेडिक्शन ऐसे नहीं है कि हाथ की लकीरें देख के आपने पहचान लिया कि कंपनी अगले 5 साल में कहाँ जाती हुई नजर आ रही है। वो प्रिडिक्शन बहुत ही एजुकेटेड प्रिडिक्शन होती है, वो प्रिडिक्शन बहुत ही एजुकेटेड गेसेस पर डिपेंडेंट होती है। प्रिडिक्शन जब तुम करने बैठोगे ना, तुम्हें अंदाजा होगा कि यार मैं कितनी सारी चीजों को अकाउंट फॉर करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग अगले 5 साल की कर सकता हूँ। मैंने एक एक सिरेमिक इंडस्ट्री की प्रिडिक्शन की थी, मैंने एक मॉडल बनाया था शब्बीर सिरेमिक्स के नाम से, इसका मॉडल बनाया था। आप यकीन माने इट टुक मी 3 months टू आइडेंटिफाई कि इसकी सेल्स कैसे ग्रो करेगी। 3 महीने तक मैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सोचता था कि अगर ये बढ़ेगा तो सेल ग्रो करेगी, फिर मेरा जवाब आता था नहीं ये तो नहीं हो सकता। 3 महीने तक सिर्फ फिगर आउट करता था कि सेल्स करने के तरीके इसके क्या हो सकते हैं जिसकी बेसिस पर इसकी सेल ग्रो कर सकते, रेशियोज निकालना पड़ता था, बहुत कुछ होता है। सी दैट वाज ऑल दैट आई मेड विद माय माइंड एंड माय पर्सपेक्टिव। कंपनी ने उससे तकरीबन 70 से 75 गुना ज्यादा परसेंटेज टाइम्स इसने उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। यानी अगर मैं कहता था ना कि कंपनी एक साल में 20 मिलियन का प्रॉफिट कमाएगी, तो कंपनी ने उससे 70 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कमाया। कंपनी पर्सपेक्टिव कुछ और है, मेरा अजम्पशन, मेरा पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से कुछ और है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी इज। कहता है द चेंज मे बी डेलिबरेट एंड प्लान or more incremental. The longer term direction evolved because of shorter term decisions. Long term is usually taken to mean several years. देखो जब भी स्ट्रैटेजी होती है ना वो लॉन्ग टर्म की होती है। आज से 2 साल पहले जब तुम एसीसी में आए होगे तो तुमने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, किसी एसीसी को देखा होगा, कोई रोल मॉडल नजर आया होगा, तुमने किसी मार्केट के बंदे से मिले होगे, किसी को ग्रो करते देखा होगा, किसी की सैलरी सुनी होगी, किसी की लाइफ स्टाइल देखा होगा, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड देखा होगा, एंड देन यू केम अक्रॉस कि ओके आई नीड टू डू दिस, राइट। ये बाय चॉइस ही हुआ है ना आपसे, बाय डिफॉल्ट तो नहीं अचानक से आप एसीसी के अंदर आ गए। तो दैट वाज योर स्ट्रैटेजी एंड यू मेड अ स्ट्रैटेजी फॉर कमिंग 5 years कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहां देखते हैं। कहता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या होती है। कहता है बेटा strategic management refers to any activity which is planned to achieve the overall and long term goals of an objective of an organization। यार मैं आपको बड़ा एक एग्जांपल देता हूं तो आपको शायद बात समझ आ जाएगी। सर कोविड का टाइम था और हम लोग जो है वो अपनी कंपनी के अंदर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन प्लांट पे पहुंच गए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोडक्शन प्लांट था, उसकी अगर 100 kg बनाने की कैपेसिटी है ना, तो इन थ्योरी वी से दैट 70 kg इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। सर ऐसा क्यों है, आपको बताता हूँ। आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा होगा, सबने देखा है। क्या आप उसको, अगर उसका स्पीडोमीटर की मैक्सिमम लिमिट है 300, अगर आप उसको 1 घंटा 300 पे चलाएंगे ना तो गाड़ी की तबाही आ जाएगी, इंजन चीखे मारेगा। आप मैक्सिमम पता है कितना जा सकते, 220, 240, 250 मैक्स। आप 1 घंटे तक स्मूथली उस पर जा सकते। इफ यू आर गोइंग टू टच 300, वो लोगों का टच करके वापस आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आ, 1 घंटे तक 300 नहीं हो। तो प्रैक्टिकली ऑन पेपर हमारी कैपेसिटी है 100 kg की, एग्जाम्पल दे, बट थ्योरेटिकली हम 70 kg को टच करेंगे। तो जब हम 70 kg को टच करें ना, तो हमने कहा हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई, तो हमारी एक पॉलिसी आई कि अब, अच्छा वो प्लांट हमारे पास था तकरीबन 50-55 करोड़ का। तो यार अब आप उस प्लांट पे जब कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं ना उसे कहते हैं बीएमए करना। हम बीएमए तो नहीं कर सकते थे 50-55, और कोविड का टाइम था याद रखो। उस पे हमें रेट ब्रेक मिल रहा था, डिस्काउंटेड लोन्स। स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हो, एक डिस्काउंटेड लोन मिल रहा। तो कोविड में तुम्हें पता होगा कि यार 3-3%, 4-4% का इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इकोनॉमी चल सके। इकोनॉमी का पहिया बैठ गया था कोविड में। कंसर्निंग एलिमेंट यह था कि हमें बोला गया बिलाल साहब प्रपोजल बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें, बताएं कि क्या करना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक कंक्लूजन आया कि हम एक वीक इनएफेक्टिव प्लेयर को अपनी एक्सेसिव डिमांड दे देते। हम एक वीक प्लेयर को
अपनी एक्सेसिव डिमांड दे दे। यानी कहने का मकसद ये कि हम 70% खुद कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड है 73%। तो वो जो 3% ऊपर है ना, वो हम रेफर कर देते हैं कि एक वीक प्लेयर। अब हम सब जब मीटिंग में बैठते थे बोर्ड के, तो हम कहते थे यार अजीब पागल बोर्ड है ये, मतलब कभी किसी कंपेटिटर को खड़ा होने की इजाजत दे रहा है। अब खुद सोचो ना, मैं हमेशा कहता हूँ नेवर अंडर एस्टिमेट योर कंपेटिटर। भाई अगर ये मेरा कंपेटिटर है और मैं बोल रहा हूँ यार ये तो छोटा है ना, कोई बात नहीं, इसको 3% डिमांड दे दे तो अपनी क्यों। अच्छा हमारे पास प्रोडक्शन भी नहीं थी, जो सच बात है, कैपेसिटी ही नहीं थी। आई वॉज ऑफ द व्यू कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ, आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ, आप इन्वेस्टमेंट करो। और मैं बहुत ही एनर्जेटिकली इस बात पे था कि आप बढ़ाएं प्रोडक्शन कैपेसिटी, नहीं बढ़ाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, आप क्यों उसको खड़ा होने की इजाजत दे रहे हैं। बोर्ड का व्यू पॉइंट था कि यार ये इनफेक्टिव प्लेयर है ना, तो हमारा कस्टमर जब इसके पास जाएगा और वो हमसे नहीं ले रहा, हमने उसको रेफर कर दिया, तो वो और तारीफ करेगा हमारी, क्योंकि ये इनफेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि इस इनफेक्टिव को इफेक्टिव बनने में हम ही मदद करें, बिकॉज कस्टमर उसको रिव्यू देगा, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अब अच्छे हो रहे हो, तुम अब अच्छे हो रहे हो, और तुम बेस्ट हो, अब ये अच्छा नहीं। तो यार ये भी तो एक बात है। अच्छा फिर जब मैं बहुत ज्यादा बोलता था, तो बोर्ड ने कहा ठीक है आप फाइनेंशियल प्लान बना दें। मैंने सारी वर्किंग की है। नई मशीन की कॉस्ट थी 100 करोड़। ठीक है, उस एक्सेस जो एक्स्ट्रा डिमांड है ना, जो 3% की जो मैं बता रहा हूँ, उसकी पूरे साल की वैल्यू थी 12 लाख रुपए। ठीक है, अब मैं लेके बैठा, अब मैं प्रपोजल ले जाते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा, क्योंकि मैं तो सारी फिगर्स कैलकुलेट करके गया, तो उसका आरओआई आ रहा है, मतलब आप इमेजिन करो उसका पे बैक पीरियड आ रहा है कि 2 पुश्ते गुजर जाए उसके, यानी इमेजिन करेंगे आप, उसका पे बैक पीरियड आ रहा है कि आपके पास तकरीबन 2 जनरेशन गुजर गई, 200 साल में पे बैक आ रहा है। अब मैं लेके पहुंचा तो उसने बोला कि, मैंने कहा सर ये प्रपोजल है, करे करे करे। अभी भी मैं इस पे, मैंने स्टैंड लिया हुआ था, तो आई वांटेड टू फॉलो द फुटस्टेप कि मैंने करूंगा। जब मैंने उसको प्रेजेंट किया ना, उसने कहा बिलाल साहब प्रपोजल अच्छा, सारी बात अच्छी है, तुम बताओ करना चाहिए। मैंने कहा सर देखें, मसला ये है कि 13 लाख रुपए की रेवेन्यू है और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे पता है कि जो एक्स्ट्रा डिमांड है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, वो हमारे 100 करोड़ को तो कवर नहीं करेगा। लेकिन वाई आर वी कंसिडरिंग कि सिर्फ 13 लाख ही बढ़ेगा। भाई जब नई मशीन लगाऊंगा, तो नई मार्केटिंग करूंगा, तो नया ये करूंगा, तो नया वो करूंगा, तो बहुत कुछ नया होगा। तो उसने मुझे बोला कि देखो बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कभी डिमांड पैटर्न पढ़ा है। भाई एक बात बताए, खाने की डिमांड कब बढ़ती है? जब जब मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ती है। भूख लगती है नहीं भाई, जब मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ती है। अब मुझे एक बात बताओ, और कंस्ट्रक्शन कब बढ़ती? जब पॉपुलेशन बढ़ती। सीधी बात है भाई, अगर एक मुल्क में लोगों की तादाद बढ़ेगी तो घर की तादाद बढ़ेगी। एक पाकिस्तान में ना एक सेंसस, बेसिकली पॉपुलेशन एंड द होम ट्रेंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रेंड, ये आया, एक निकाला था, ऑफिशियल निकाला था, सुनना पड़ा। उस ट्रेंड में पता है क्या बताया, ऑन एवरेज 100 गज के घर में पाकिस्तान में 8 लोग रहते हैं। 100 गज का घर पता है कितना होता है? ये कमरे का साइज आई गेस तकरीबन 80 गज होगा, 80 इसको थोड़ा सा और बड़ा कर। 100 गज के घर में टोटल 8 लोग रहते हैं। ये जब रेप्लिकेट, ये पुराना सेंसस, ये जब रेप्लिकेट हुआ ना कोविड के बाद, तो न्यू फिगर वाज 10 पीपल। यानी बाप कहता था अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो बेटा इसको इधर ही एडजस्ट करो, नया तो नहीं बनाना, पैसे नहीं है। और जब बाप नहीं एडजस्ट, जब एडजस्ट कर रहा है, पैसे नहीं है, तो दिस मीन नो कंस्ट्रक्शन, एंड नो कंस्ट्रक्शन मीन्स नो मोर सेल्स, एंड नो मोर सेल्स मीन कि वो जो 13 लाख रुपए की प्रोडिक्शन मैंने ओवर डिमांड की थी ना, उसका जो ग्रोथ रेट होगा ना, वो ग्रोथ रेट वो नहीं होगा जो मैं सोच के आया था। वो ग्रोथ रेट वो होगा जो पाकिस्तान का सेंसस हमें शोकेस करे। मैं खुद इस पे कंक्लूजन और वजह से नहीं करनी चाहिए, अब से क्या, अभी नहीं करनी चाहिए। तो अगर अच्छा उस पर हमने जो रेट ब्रेक है उसका इम्पैक्ट भी लिया, कि वो जो रेट ब्रेक है, वो अगर रेट ब्रेक 3% का हमें मिलेगा तो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, तो फाइनेंशियल कॉस्ट 13% सेल्स का, डिमांड 13% है एक्सेसिव, लेकिन जो हम प्रॉफिट लेते थे ना, वो लेते थे 15-16% के हिसाब से, क्योंकि हमें रेट ब्रेक भी मिल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन। तो सारे गेम को देखते हुए हम डिसाइडेड कि हमें अभी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और हमें वीक प्लेयर को ही देना चाहिए। अच्छा, कोविड खत्म हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, वीक प्लेयर नहीं इतना ग्रो कर सकता। Reason being economies of scale, reason being overall economic condition, reason being रॉ मटेरियल की प्राइस का बढ़ना, रीजन बीइंग
पॉपुलेशन का ना बढ़ना, या पॉपुलेशन का बढ़ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो घरों का ना बढ़ना, एंड सो ऑन, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना बढ़ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So this is what how you are going to strategize within the business domains. The change may be deliberate and planned or more incremental. The longer term directions evolve because of shorter term decisions. Long term is usually taken for several years. Strategic management refers to any activity which is planned to achieve the overall long term and short term goals of an organization's objective of an organization. स्टेजेस इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. देखें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ना सबसे पहले आपको कुछ स्टेजेस की जरूरत है, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या. देखो, इफ आई लुक एट करीम, and if I look at Uber, and if I look at InDrive, yeah, if I look at Unilever and Procter and Gamble, and then I look at the Promons Pakistan. Promons Pakistan is also FMCG company, food and consumer. So, yeah, sorry, fast moving consumer goods. So Promons Pakistan, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तीनों की सेम स्ट्रेटेजिक पोजीशन थोड़ी है यार. $1 बिलियन कंपनी, इनफैक्ट $2 बिलियन कंपनी, एक बेचारी अभी नहीं आई है. प्रमोन्स पाकिस्तान को आए हुए पाकिस्तान में कोई 10 साल भी नहीं हुए, 10-12 साल भी नहीं हुए, बट ये कंपनी अपने आप को स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से देखेगी कि वो कहाँ पे बैठी हुई है. देखिए, हर कंपनी अपने आप को इवैल्यूएट करती है कि वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ. सो दिस मींस कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के लिए ना देयर आर सर्टेन स्टेजेस, और स्टेज का जो सबसे पहला हिस्सा है ना वो ये है दैट यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ वेयर यू आर. और इस एनालिसिस करने के देयर आर सर्टेन मॉडल्स. अब ये मॉडल्स क्या होते हैं करते हैं बात. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक पोजीशन. देखो मेरी बात सुनो, हम कुछ अरसे में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ ऑफर करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे, ऐसा है नहीं, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ. हम कुछ ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करने जा रहे हैं, हम अपने प्रेमिसेस की कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, हम ओवरहेड एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, हम 100 बातें ये सोच रहे हैं. जब जब हम ये सारी बातें सोचते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस वक्त है क्या, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव एंड व्हाट आर द वीकनेसेस दैट वी नीड टू ओवरकम. वी माइट नॉट बी as tech savvy as other individuals are. There are many other institutes that are more tech savvy than us. ये बात reality है. But we have people who have good knowledge and good technical skills to deliver. This means कि हमारी एक strength है कि हमारी जो faculty members हैं, they are the best. They know how to work. But maybe they are not as tech savvy as the other individuals are. तो अगर इन दोनों चीजों को combination करना, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शायद हम टेक इंडस्ट्री के अंदर या टेक यूजेज के अंदर हमारा लेवल थोड़ा कम है, लेकिन हम टेक्निकल एक्सपर्टीज के अंदर हमारा लेवल ज्यादा है. तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू अपॉर्चुनिटाइज और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द थ्रेट दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड फ्रॉम दिस पार्ट. देखिए, सॉर्ट एनालिसिस आपने सबने सुना होगा. इन रियलिटी सॉर्ट एनालिसिस थोड़ी है, सॉर्ट तो एक टूल है. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. एनालिसिस पता है क्या है? टूल्स. How to use your strength to avail opportunities. How to reduce your weaknesses to eliminate threats. TOWS model है. TOWS actually analysis है. SWOT तो एक टूल है आपके पास कि तुमने अपने नोट डाउन, आप बचपन में स्कूल कॉलेजेस में होता है बेटा अपना SWOT एनालिसिस करके दो, तो तुम लोग लिखते थे तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है. सर मैं बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन कर लेता हूँ, मेरे रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, मैं ये. सर वीकनेस क्या है? मैं दूसरों पे भरोसा कर लेता हूँ, ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी चीजें. फिर थ्रेट्स क्या है कि मैं पता नहीं आगे क्वालिफाई कर सकूं ना कर सकूं, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, जॉब अच्छी लगे. अपॉर्चुनिटीज क्या, मैं इसी से क्वालिफाई करूंगा तो बाहर की मार्केट मेरे लिए खुल जाएगी. यू नो यू यूज्ड टू मेक, बट दिस इज जस्ट अ टूल दैट यू हैव मेड. दिस इज नॉट एन एनालिसिस. एनालिसिस पता है क्या है? कि वो जो मेरी वीकनेस है उसको मैं कैसे कम करूं कि मेरी अपॉर्चुनिटी आ जाए सामने. जो मेरी वीकनेस है उसको मैं कैसे कम करूं कि मेरी वो अपॉर्चुनिटी बन जाए. मेरी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको मैं कैसे अवेल करूं कि मेरी स्ट्रेंथ उन अपॉर्चुनिटीज के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए. आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल सुपर्ब होंगी. मैं बता रहा हूँ आज की मार्केट में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब के बाद आपको तरक्की देने का एक ही राज है, एंड दैट्स योर कम्युनिकेशन. इफ यू आर गुड इन दिस, ट्रस्ट मी, आपकी तरक्की का लेडर बहुत तेज हो जाता है. बट अगर आप शाय पर्सनालिटी है ना, देखिए अगर कोई है तो बुरा नहीं मानेगा, मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने जितना टाइम देखा है ना, मैंने जितना टाइम देखा है लोगों को काम करते, ट्रस्ट मी, you should speak, you should start speaking, and you should start making your point very clear in front of the people.
आप अपनी जो बात करना चाह रहे हैं आप समझाना सीख जाए। समझाना इतना मुश्किल बात नहीं है, डर होता है यार नहीं समझा सकता। बच्चे आते हैं ना मेरे पास एसीसी के बच्चे आते हैं, बजट्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। आप उन्हें बोले मीटिंग में प्रेजेंट करने, नहीं सर मौत आ जाएगी, मीटिंग में नहीं आऊंगा बस। सर वहां पे तो वो भी बैठे होंगे, जज कर रहे होंगे, मैं कैसे सामने खड़ा हूँ। आईबीए के बच्चे को बोलो आके प्रेजेंट करो, बोलेगा सर अभी 2 मिनट में आके। या यूनिवर्सिटी के बच्चे को बोलो आप आके बैठो, कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। यार मैं हैरान था, 90 प्रेजेंटेशन होती है आईबीए के अंदर, 90 प्रेजेंटेशन। उस बंदे को से बोलना सिखाया जाता है यूनिवर्सिटी। आप सब है माशाल्लाह से, नॉलेज में यू कांट कम्पीट एसीसी पर, ये मैं सही बता रहा हूँ, भले इसको बुरा लगे तुम्हें। नॉलेज में तुम नहीं कर सकते, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स सुपर हो यार। उसको बोला ना ये भेज दो, भेज देगा। आपको बोला ना आप शर्म के मारे दर्द हो रहे, नहीं कर सकते। मैं अपनी टीम को ना मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो टीम में जो लोग हैं ना उनको दोनों जेंडर से सिलेक्ट करके एज अ टीम काम करा। ऐसे ऐसे व्यूज मिलते हैं मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। सर वो मैंने ना करीम के पैसे दे दिए थे फैक्ट्री जाने के, सर वो फला बाजी ने पे किए थे, अब मैं कैसे मांगू। या मैंने उनको दिए थे अब वो दे नहीं रही, मैं क्या बोलूं। ये तक बातें सुनने को मिली। मेरे ट्रेनिंग बोलते सर वो हमने पैसे दे दिए थे, अब वो मैं मुझसे मुझे शर्म आ रही है, मैं उनसे कैसे मांगू कि वो मेरे अपना जो पोर्शन बनता है वो मुझे दे, 50 रुपए 100 रुपए जो भी बनता है। द फैक्ट इज के स्ट्रैटेजिक एनालिसिस मींस वेयर यू आर, आपकी कंपनी कहाँ, ठीक है, मार्केट के अंदर वेयर इज योर कंपनी स्टैंडिंग। मैं हमारी कंपनी के जो सीएफओ है ना वो हमेशा कहते हैं लकी मोटर जैसा बनो, लकी ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा बनो, लकी 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 उनका फेवरेट है। एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज कि वो फेवरेट है यार, वो आपका भी फेवरेट होगा क्या नहीं है। आपको पता है किया किसकी है, आपको पता है सीमेंट कंपनी किसकी है, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग। यार मैं आपको नाम लेना चाहूँ ना तो मैं आपको फूड मार्केट से लेकर सीमेंट कंस्ट्रक्शन मार्केट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से लेकर सर्विस इंडस्ट्री, यार इवन लकी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है, क्या नहीं है। यू नेम इट एंड यू विल फाइंड लकी, लकी वन बिल्कुल। तो क्या कहता है बेटा, कहता है करंट पोजीशन। अच्छा अब देखो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है मैं अभी करंटली किस जगह स्टेशन डू एज अ कंपनी, मैं एज अ कंपनी कहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी मेरी एज अ कंपनी मेरा एनालिसिस क्या कहता है, वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं इस वक्त? ठीक है, कहाँ पे तो नोवाटेक्स में, तो तुम अहमद तुम का मीजान में, यंग आप, सॉरी ये किस चीज की, ओके वेरी गुड, अश्योरेंस, गुड गुड। और कौन है भाई, के अश्योरेंस, टैक्स एंड ऑडिट, गुड। और कोई जो काम तो कर रही हो, कहाँ पे, गुड, फाइनेंस में। अच्छा अब जरा बात सुनो, जो नहीं कर रहे वो बुरा नहीं मानेंगे बट दे हैव अ कम्पिटिटिव एज, दे हैव अ कम्पिटिटिव एज। अच्छा अब आपका कम्पिटिटिव एज कैसे आएगा, आप ऑडिट आप जब अपना एसी से पूरा कर लेंगे और अगर आपको बिग फोर रख ले तो नाउ यू हैव अ कम्पिटिटिव एज दैट दे कांट, so they are not going to start it right from scratch, ठीक है। तो दिस मीन्स कि यू नीड टू पोजिशन योरसेल्फ कि आप कहाँ पे स्टार्ट। आप मुझसे आगे पूछते हैं सर क्या क्या काम शुरू कर देना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो अगर तो एम बिग फोर है ना तो होना चाहिए, तो मत करो काम, गो फॉर कंप्लीट योर एसीसी। जितना आपका स्ट्रॉन्ग एम होगा, अगर तुम बिग फोर, इफ यू एंटर इनटू द बिग फोर, बस आप भूल जाओ कि जिंदगी का कैरियर रुक सकता है कभी। अब स्काई इज योर लिमिट, स्काई इज योर लिमिट, अब आप बस परेशान नहीं हो। और अगर आपने जल्दी काम करना शुरू कर दिया दैट्स आल्सो नॉट समथिंग के टू बी स्कैर्ड अबाउट। जाहिर है वो आपको एक तो कंपेटिटिव एज ये दे रहा है कि आपको पैसे भी बन रहे हैं, दूसरी बात आपका एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन इसी क्लास के अंदर दो बच्चों की दो डिफरेंट, एक इंडस्ट्री के अंदर एक सेक्टर की स्ट्रैटेजिक पोजीशन दूसरे सेक्टर की स्ट्रैटेजिक पोजीशन से डिफरेंट हो सकती है, नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेल्स, not only on the ground of marketing, but on the ground of types of customers that I am entertaining and the types of customers that the other person is entertaining. सर क्या कहता है, मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को पहले स्ट्रैटेजाइज करूं,
मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अपनी पोजीशन इवैल्यूएट करने के लिए जो मॉडल है ना, उसको हम कहते हैं पेस्टल मॉडल। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल फैक्टर। अच्छा, पहले एग्जाम ओरिएंटेड बात सुन लो, फिर मैं इस मॉडल को समझाता हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड बात, पेस्टल मॉडल वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि पेस्टल मॉडल अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ उसका, वो नहीं कहेगा। वो कहेगा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मॉडल आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट। अगर तो सवाल 25 मार्क्स का है तो आप पेस्ट पे रोक देंगे, अगर तो सवाल 25 मार्क्स का है तो आप पेस्ट पे रोक देंगे, और अगर सवाल 25 से ऊपर का है तो आप पेस्टल पूरा लगाएंगे। दो हिंट आएंगी आपके पास, आपके पेपर के अंदर जो सिनेरियो दिया हुआ होगा उसके अंदर हिंट्स दी हुई होंगी कि क्या आपको पूरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल फैक्टर मिल रहे हैं या नहीं। और अगर पूरे फैक्टर्स मिल रहे हैं तो आप पेस्टल लगाएंगे और ये बात वेरीफाई इस तरह हो जाएगी कि 25 से ऊपर मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपको पूरे फैक्टर भी नहीं मिल रहे और 25 से नीचे का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा सिर्फ पेस्ट पे आप क्वेश्चन को एंड कर देंगे। ये तो बात हो गई एग्जाम को। अच्छा, अब एक बात और सुन लो, हर हर वैलिड पॉइंट 2 मार्क्स की क्रिएट करेगा, ये तो तुम्हें सबको पता है। एंड एवरी वैलिड पॉइंट इज गोइंग टू क्रिएट 2 मार्क्स, व्हिच मींस कि वैलिडिटी ऑफ द पॉइंट भी तुम्हें पता है कि कैसे आता है। अब देखिए, मैं कंपनी को एक्सटर्नली एनालाइज करना चाह रहा हूँ, इंटरनली नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि बाहर की मार्केट के लिहाज से, यानी मेरी कंपनी के बाहर के पर्सपेक्टिव के लिहाज से मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अब बाहर का पर्सपेक्टिव दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। मैं अगर बेसिक बात बोलूं तो मेरे लिहाज से सुनिएगा बात को, मैं अपना स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने जा रहा हूं। अभी कॉपी नहीं करो, मैं टाइम दे दूंगा। मैं जब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहा हूं ना, तो मैं कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ना दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। सॉरी फॉर द राइटिंग, आई होप तो समझ आ रहा हूँ सर। मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। पहला हिस्सा है इंडस्ट्री वाइज और दूसरा हिस्सा है इकोनॉमी वाइज। जब मैं इकोनॉमी वाइज अपने आप को एनालाइज करने जाऊंगा ना, तो मैं मॉडल लगाऊंगा बेस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, political, economical, social, technological, and ecological and legal factors, depending upon the marks. Remember, I'm not going to repeat any point in any of these headings. I'm not going to repeat because that is not going to gain me any sort of marks. So if I'm going to write political, then the same point should not be included in legal, although we can interchangeably use these 2 points. ये दो हेडिंग automatically interchangeably use होती है, but when I'm writing a pointer in legal, I'm not going to write the same pointer in political. If I'm writing a pointer in political, I'm not going to write the same pointer in legal. Is it clear? यहाँ तक समझ आती है? दूसरी बात सर, जब मैं अपने आप को इंडस्ट्री वाइज एनालाइज करता हूँ ना, जब मैं अपने आप को इंडस्ट्री वाइज एनालाइज करता हूँ ना, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास अगेन दो मॉडल लगते हैं। नंबर 1 पॉटर 5 एंड पॉटर वैल्यू चेन। अब ये दोनों मॉडल क्या है हम बाद में बात करें। फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लो कि जब मैं अपने आप को इकोनॉमी वाइज, अभी मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ विद दी परस्पेक्टिव। यानी यूं समझो कि मैंने एक तराजू उठाया हुआ है, एक वे मशीन उठाई हुई है, उस वे मशीन पे मैं रखता हूं कि मुझे अपने आप को जानना है कि मैं इकोनॉमी वाइज मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे बारे में क्या सोचती है। अगर मैं ये कहूं कि इकोनॉमी वाइज मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे बारे में क्या सोचती है, तो मैं मॉडल कौन सा लगाऊंगा, पेस्टल। और अगर मैं सोचता हूँ कि मैं इंडस्ट्री वाइज मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे बारे में क्या सोचती है या मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मैं लगाऊंगा पॉटर 5 फोर्स मॉडल एंड पॉटर वैल्यू चेन एनालिसिस।
Now, these models are going to contribute in making me understand that how my business model is working and where am I standing right now. मैं कहाँ हूँ और मेरा बिजनेस मॉडल, इनको पढ़ के लिखकर कैसे अच्छा ऑपरेट हो सकता है. इसको कॉपी करना चाहे तो प्लीज कॉपी कर लो. इज इट क्लियर? आगे बढ़े. ओके. अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हम स्ट्रैटेजिक पोजीशन को देख रहे थे. अब स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख. अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो यू गाइस हैव योर हैंडआउट, सो आप उसको देख सकते हो. When we consider the country-wide factors, for example, when we are given with the scenario where an organization is considering whether to shift its business to another country, or when an organization is planning to launch a new business or set up a new plant in the country, the common model that we use is PESTEL, as this guides a professional and senior manager in an effective decision making. बहुत आसान समझा देता हूँ बात को. देखिए, एसबीएल के एग्जाम में अक्सर वो ये कहता है कि आपको आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो दे देता है. फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि देयर इज अ कंपनी विद द नेम ऑफ यश मरीन. दे आर ऑपरेटिंग इन, लेट्स सपोज, इन द इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, राइट? And the economy of Africa depicts the following situation in terms of political, economical, social, and technological factors. However, now they are considering to move in the economy. To move their business prospects in the economy of USA. Now, if they move in the economy of USA, these are the following factors that they have identified. Yet this is the data that they have identified. Once they are planning to move in the economy of USA, you are requested to analyze the external factors of the economy that you are moving and compare it with your external factors. अब आपको एक मर्तबा बाकायदा ऐसा एक सवाल आया that we are operating in an economy. हम एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एसबीएल का सवाल था, और हम एक प्लेन एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन जिस इकोनॉमी में हम जा रहे हैं वो एक माउंटेनियस एरिया है. तो बताओ कि तुम उसमें क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो. बताओ, कोई एक चैलेंज बताया. वेरी गुड सर. मशीनरी पहुंचाना नहीं, मशीनरी खरीदना. पहुंचा नहीं सकते. कंस्ट्रक्शन मशीन से बहुत मुश्किल है पहुंचाना. प्लस मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप पहुंचाना लिखेंगे ना वो गलत हो जाएगा. क्यों? देखिए, माउंटेनियस एरिया पे रोड बनाने के लिए पहले आपको माउंटेन तोड़ने के लिए मशीन्स चाहिए, मशीन्स चाहिए या बम्बार्ड, जो भी तरीके होते हैं. और यही जो प्लेन एरिया पे रोड बनाने की मशीन है, ये वहां काम नहीं कर सकते. सो दिस मीन्स दैट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर. पता है आपको एसीसी के एग्जामिनर क्या कहते हैं? बच्चे ने सब कंसिडर किया, ये भूल गया कि अभी तो मैंने इतना क्लियर कट आपको बता दिया ना, माउंटेनियस एरिया और प्लेन एरिया. जब वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देगा ना, और फिर उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन देगा कि हम माउंटेनियस में जा रहे हैं और वहां पे प्लेन एरिया, बच्चे ने कहते हैं 80% ऑफ द बच्चे ने कंसिडर ही नहीं किया कि वो माउंटेनियस एरिया. उसने बोला भाई पॉलिटिकल चेंजेस हैं, आप एक ऐसी गवर्नमेंट में जा रहे हो जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, और आप अभी इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट में हो जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है. वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा पैसा लगा रही है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर रोड बनाते हैं, आपके यहाँ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर मिलके बना रहे हैं, यहाँ पे लॉज स्ट्रिक्ट है, वहां पे बेहतर है. बच्चों ने सारी चीजें लिखी. कहता है ये लिखना ही भूल गया कि अगर मैं ऐसे एरिया में जा रहा हूँ तो मुझे नई मशीनरी चाहिए, मुझे ऐसी मशीनरी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ माउंटेनियस एरिया को सही करने में, यानी वहां पे कंस्ट्रक्शन करने में काम कर सके. सो ये स्किल लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लान चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए in order to move and execute. So it says, when we are considering the country-wide factor, for example, we are given with the scenario where an organization is considering to shift its business to another country, or when an organization is planning to launch a new business or set up a new plant in the country,
द कॉमन मॉडल दैट वी यूज इज नोन एज पेस्टल। देखें ये बात बड़ी रियलिटी है। आपको पता है किया की स्पोर्टेज 2015 में भी पाकिस्तान में आई थी, एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक फेलियर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक फेलियर्स ऑफ द इकोनॉमी। और मैं आपको बताऊं दोबारा से 2018 में दोबारा रीलॉन्च हुई, एंड इट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड या लवेबल कार ऑफ पाकिस्तान। 2 साल में ऐसा क्या हो गया? 2 साल में उसने सीखा कि इकोनॉमी कैसे चलती है। 2 साल में उसने फैक्टर्स लगाए। 2 साल में उसने सीखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन माय सक्सेस। द ओनली फैक्टर दैट बिकेम अ फेलियर फॉर देम वाज अ बैकअप कंपनी जिसने उसको स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं दिया था इन टर्म्स ऑफ वारंटी क्लेम्स। भाई अगर मैं मिसाल दूं आपको, आपका आईफोन खराब हो जाए तो आपको पता है यार पीछे जो कंपनी बैठी हुई है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि मैं भेजूंगा तो वो मुझे चेक सही करके देगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपके पास आपकी 1 करोड़ की गाड़ी है, कोई भी मेल फंक्शन आया ना, आप ये XYZ लोकल डीलर है इसके पास चले जाना, ये सही कर देगा। तो आप मुझे बताओ वो क्या सही करेगा? यानी उस कंपनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप उसके बाद चले आना तो वो सही कर देगा। तो आप कभी भी ऐसी गाड़ी को परचेज नहीं करना चाहते until unless उसका बैकअप देने वाली टोयोटा हो, until unless उसका बैकअप देने वाली सुजुकी हो, until unless उसका बैकअप देने वाले कोई ऐसी कंपनी हो जिसको लोग पहले से बहुत अच्छी गुडविल के साथ समझते हैं। कहने का मकसद क्या है? देखिए मैं अपना पेस्टल एनालिसिस करूंगा तो मैं नेक्स्ट एनालिसिस पे जा सकता हूँ। मैं पेस्टल एनालिसिस करूंगा तो मुझे समझ आएगा कि मुझे इस कंपनी के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर अपने बिजनेस को लेके भी आना है या नहीं, क्या पॉलिटिकली सूटेबल है। नेस्ले कंपनी ने पाकिस्तान में फ्रूट योगर्ट लॉन्च किया, नहीं चला। मैं पाकिस्तान से बाहर, मैंने कनाडा में 6 महीने काम किया। 6 महीने में मुझे रिपोर्ट, वहां पे रिपोर्ट तो नहीं कहूंगा, मुझे वहां पे सिकॉन्मेंट पे भेजा था 6 मंथ्स। यकीन माने उनका खाना पता क्या होता था? सबवे का बर्गर यानी सैंडविच एंड नेस्ले की फ्रूट योगर्ट। उनका खाना ऑन द गो होता था, यानी वो मेट्रो में खा रहे हैं, वहां पे भी सबवे के स्टॉल होते थे। वो आप जिस जगह उतर रहे हैं वहां सबवे के स्टॉल होते थे, नेस्ले की फ्रूट योगर्ट सबवे के, मतलब मुझे ऐसा लगता था इनका नेशनल डिश ही है। आप सबवे का बर्गर अगर यहाँ सैंडविच खाए ना, ऐसा लगता है सबसे पैथेटिक है, मतलब खाने का दिल ना करे। वहां पे नेशनल फेवरेट ड्रिंक जो चीज थी वो खाते रहते थे ये चीज। द फैक्ट इज सर व्हाई डिड इट बिकेम अ फेलियर इन पाकिस्तान? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में वो नहीं चल सकता, उन्होंने पैसे नहीं लगा। उनको नहीं समझ आया कि पॉलिटिकली हमें कितना कितना स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस मिल सकता है, इकोनॉमिकली हम कितना किस इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं, क्या उनको ये दही पसंद आएगी भी या नहीं। और मैं आपको आज मजे की बात बताऊं, इस वक्त कराची के अंदर जो मुझे मेरा भी बहुत फेवरेट है, एक ये फ्रूट योगर्ट या फ्रोजन योगर्ट के नाम से, यो फ्रो के नाम से आप जाएं, उसका अमेजिंग टेस्ट। और अगर आपको वहां पे रश ना मिले ना तो मेरा नाम बिलाल। ये वही फ्रोजन योगर्ट है जो नेस्ले ने आज से कुछ साल पहले लॉन्च की थी और पाकिस्तानियों को बहुत बुरी लगी थी। और ये वही फ्रोजन योगर्ट है जो, और ये यो फ्रो आज से पहले भी आई थी बट इट वाज अ फेलियर, और आज दोबारा रीलॉन्च हुई है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रोजन योगर्ट्स इन कराची। आप जाके खाएं, अगर कोई कराची से बाहर है तो आपसे वेट करें। ठीक है, TCS करवा सकते बिल्कुल, ये आपको ऑफर दे रहे हैं TCS की, तो ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और है, हम लोग जब इंशाल्लाह सेशन एंड करते हैं ना तो हम एक नॉर्मली एक डिनर भी करते हैं। इट्स लाइक नॉट और डिनर ऑन द बेसिस, बट आई बिलीव ऑन अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, तो एक गेट टुगेदर जरूर करते हैं, या तो पेपर से पहले या पेपर के बाद, बट हम करते जरूर है ताकि हम उसको फॉर्मली एंड करें। तो ये भी एक है। खैर, however when you are considering the industry wise analysis, अच्छा अब मैं इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस करने जा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ मैं जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता हूँ उस इंडस्ट्री को अगर मैं एवेल्युएट करूँ तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। देखें हमारी मिसाल देता हूँ, स्टील सेक्टर के अंदर अमरेली स्टील, आगा स्टील, नवीना स्टील, अब्दुल रजाक स्टील एंड 2 मोर स्टील्स। हर कंपनी लोकल स्टील, हर कंपनी का सेम सेल्स तो नहीं होगी, हर कंपनी की सेम प्रॉफिट तो नहीं होगी। मजे की बात यह है कि हर कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सेम नहीं, कॉस्ट ऑफ मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट भी सेम नहीं। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर मैं बेसिकली टन ऑन टन बेसिस पे कंपेयर करूं तो उनकी पर टन भी कॉस्ट सेम नहीं। और ये सही बात है, समझने वाली बात है कि जाहिर है एक कंपनी को 100 टन खरीदने पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो एडवांटेज है वो दूसरी कंपनी को 20 टन खरीदने में थोड़ी आएगा। या एक कंपनी की जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है वो दूसरी कंपनी के ओवरहेड, मतलब एक कंपनी 100 टन को प्रोसेस कर रही है, एक कंपनी 20 टन को प्रोसेस कर रही है, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की ओवरहेड कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के सप्लायर डिस्काउंट्स में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जमीन आसमान का फर्क है।
तो कहने का मकसद ये कि वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर 5 फोर्स मॉडल एज वेल. देयर आर 5 डिफरेंट फोर्सेस जिसमें हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ कंपेटिटिव प्रोडक्ट एंड कंपेटिटिव राइवलरी. ये 5 चीजें होती है जो बेसिकली डिफाइन करती है कि आप इंडस्ट्री में अपने आप को कितना स्ट्रांग होल्ड लेकर बैठे हो. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री में अगर आप देखने जाएं तो आपको 2 ही नाम बड़े नजर आते हैं, आईफोन एंड सैमसंग. बट इट डज नॉट मीन कि ये 2 ही नाम है. There's OnePlus as well. There's Xiaomi as well. There are many other brands as well. However, they all need to position themselves. उनका एक आइडियल होगा और उनकी एक रियलिटी होगी. उनका ये होगा कि हम यहाँ पे हम 10% ऑफ द सेल, हम 5% ऑफ द सेल, हम 7% बट हमारी रियलिटी है कि हम 25%, हम 30% को टच करना चाहते हैं जो आज आईफोन या सैमसंग टच करके बैठे. फिर अच्छा, अब देखो, मैंने एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया. मेरा एक्सटर्नल एनालिसिस कहता है कि यार पॉलिटिकली बहुत फेवरेबल है. गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे बड़ा काम कर रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है. गवर्नमेंट बड़ी कंसर्न है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो काम अच्छा चलेगा. गवर्नमेंट जो है वो मेरी 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 कंपनी के सेक्टर को प्रमोट भी करना चाह रही है. गवर्नमेंट मुझे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करके भी दे रही है. अभी आपको पता है ना, अभी तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट गिरा दिया गया आपके मुल्क का. ठीक है, तो गवर्नमेंट हेल्प करने को तैयार है. और ये बिजनेस के, अच्छा बिजनेसमैन इतना खुश नहीं है. दे वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 500 बेसिस पॉइंट गिरे. 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, एटलीस्ट 500 बेसिस पॉइंट गिरे. बट द फैक्ट इज के ये फेवरेबल बात है. अब टेक्नोलॉजिकली भी ये चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, इकोलॉजिकली भी ये चीज अट्रैक्ट कर रही है, लीगली भी ये चीज अट्रैक्ट कर रही है. तो अब हम डिसीजन लेंगे कि क्या हमें इस मार्केट में, इस इकोनॉमी में, इस सेक्टर में एंटर होना भी चाहिए या नहीं. और अगर मिसाल के तौर पे इफ समथिंग गोज कॉन्ट्रेरी तो फिर हम सोचेंगे कि क्यों आ रहे हैं इस मार्केट में. भाई देखे ना, पॉलिटिकल फैक्टर सारे आपके हक में नहीं आए. आई वांट टू स्टार्ट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. सर क्या गवर्नमेंट आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पीछे हाथ धो के पड़ी है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन. देन दे गॉट टू नो कि भाई कमा रहे हैं लोग. टेक्नोलॉजिकली हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट हो रही है. या आप यकीन माने, मुझे किसी ने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करो, बॉट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है. बॉट बेस्ड लर्निंग पता है क्या है? दे आर सेइंग कि हम तमाम पार्टिसिपेंट्स को एक, मिसाल के तौर पे अगर आप एसबीएल पढ़ रहे हैं तो एसबीएल बॉट देंगे. एक मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा है उसको मैथ्स बॉट दे देंगे, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम देंगे. उस कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन डिजाइन की जाएगी, यानी आप इंस्ट्रक्शन इनपुट करेंगे, वो कंप्यूटर सिस्टम आपका टीचर होगा. लेकिन आपका टीचर वहां होगा. मिसाल के तौर पे मैं हूं, अब मुझे वहां पे रखा जाएगा. मेरा काम पढ़ाना नहीं होगा, मेरा काम उस इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से डाल के आपको शोकेस करवाना. यानी आप पढ़ाएगा आपको कंप्यूटर, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू इनपुट द इंस्ट्रक्शन जो कि आप नहीं इनपुट कर सकते. उसका मतलब है माय वर्क इज गोइंग टू बी लिमिटेड. दिस इज नोन एज बॉट बेस्ड एजुकेशन. और ये दुनिया नेक्स्ट लेवल पे जा रही है इस चीज के बारे में. तो यार क्या टेक्नोलॉजिकली हम भी इतने एडवांस है. देवर सेइंग कि हम चाहते हैं हम पाकिस्तानी बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट करें बॉट बेस्ड लर्निंग का. तो आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चों को प्रमोट करें कि वो लैपटॉप्स लाएं और हम उनको ये सॉफ्टवेयर और ये सिस्टम्स और ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे. 2 years डाउन द लाइन तो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि बच्चा लैपटॉप लेके आएगा, चोरी जाएगा, गन पॉइंट, तो हम बचे हुए. मुझे खुशी है कि मेरी जॉब सेफ है. ठीक है, बट ये मतलब ये मजाक से हट के बात ये कि ये रियलिटी है एंड थिंग्स आर चेंजिंग. आपको पता है एसीसीए ने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. डू यू नो वी आर राइट नाउ इन कंसिडरेशन के करेंगे क्या. स्टडी अप इज राइट. जी बिल्कुल. एंड थिंक ऑफ द फैक्ट कि एक टाइम आएगा कि शायद एसी से बोले कि हम खुद एजुकेशन देंगे, जाओ बैठ. ऐसा हो सकता है यार. तो फिर मैं क्या करूंगा. कहने का मकसद ये है सारा कि देखिए टेक्नोलॉजिकली ये आप भी असेस कर चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली हमारा बिजनेस भी असेस कर चुका होगा. तो हो सकता है हमारा बिजनेस एक कलेक्शन पॉइंट क्रिएट करने, मतलब अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. एक देखो एजुकेशन तो जा रही है, टाटा बाय बाय. लेकिन शेख बिलाल साहब आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं. या तो मैं चने बेचूं जो कि मैं नहीं करना चाहूंगा, या मैं कलेक्शन पॉइंट पे काम करूं. कलेक्शन पॉइंट क्या होता है बेटा. कलेक्शन पॉइंट ये होता है दैट नाउ we have competition not only from the external bodies, now we have competition from the internal bodies as well. That is the examination body is also going to present their own videos and their own material to the student.
Now the fact is that what should we do? We are going to present a collection point where we will showcase our USPs. देखो तुम्हें उसने कॉन्सेप्ट आधे घंटे में समझा, मैं 1.5 घंटा लगाने को तैयार हूँ, आ जाओ, मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है तुम और अच्छे से पास हो. Then we are going to find out instances of failures who studied from the conventional manner of the internal and external bodies. नाम नहीं लिखूं, internal and external bodies, and this is going to give us a USP, एक unique selling proposition हमारा बनेगा कि देखो हम ऐसे बेच. और फिर भी अगर वो नहीं चला तो हम इसी जगह बोलेंगे देखो बात सुनो, हमें कलेक्शन पॉइंट बनाने दो, हम बच्चे को जमा करेंगे और तुम्हें दे देंगे, उसके कुछ पैसे हमें दे देंगे. और क्या कर सकते भाई, आखिरी हाल यही है ना. तो तुमने पढ़ाना है पढ़ा लो, ठीक है, यू डू इट. हम रिसर्च करते हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए रिसर्च बनाते हैं, तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तुम्हारे लिए उस कंटेंट को सॉल्व करके देते, तुम पढ़ाओ, तुम एक अंग्रेज को रखो जो पढ़ाएगा, ठीक है. हम कलेक्शन पॉइंट में देखो डायरेक्टली इसी से तो बच्चा नहीं कूदेगा, हम बच्चे को पकड़ पकड़ के लाएंगे, बिठाएंगे, क्लासेस दे देंगे और तुम काम. देखिए, इट इज नॉट जस्ट अ बिजनेस दैट फेसेस द कंपटीशन. हम भी इसके पेस्टल एनालिसिस को जानते हैं. देखिए, मैंने बड़ी ओपनली आपसे ये बात कही कि देखिए आप जब असेस कर रहे हैं ना कि स्टडी अब आ गया, तो मैं भी असेस कर रहा हूँ. जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं ना कि सर स्टडी अब से तो ये भी आ जाएगा, अब मेरे पास नोट्स भी आ जाएंगे और मैं नए नोट्स भी देख लूंगा, तो मैं भी इवैल्यूएट कर रहा हूँ. बस अब यही सारी चीजें हैं जो एड ऑन एडवांटेज. यार वो हो सकता है ये कर दे, यू नो, जो बॉट बेस्ड लर्निंग है ना, उसमें उनका जो नेक्स्ट स्टेप दिखा बताया था ना उन्होंने पता क्या बताया था? बोलता है हम स्टूडेंट से कहेंगे कि आप जो है इसमें इनपुट डालें और हमारे 3 जो सुपर बॉट्स हैं वो बैठ के आपके इस पेपर को भी चेक करें. एंड ट्रस्ट मी ओवर द फैक्ट, एसबीएल का पेपर चेक करना मुश्किल नहीं है उनके, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको आंसर्स निकालना इज लाइक 1 2 3, बहुत आसान है उसका. नॉट जस्ट एसबीएल, अगर एक चीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड मौजूद है तो एसबीआर और F7 चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है. नॉट जस्ट एसबीआर एंड F7, अगर एक चीज के टैक्स लॉज मौजूद है तो टीएक्स और एटीएक्स चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है. नॉट जस्ट टीएक्स एंड एटीएक्स, अगर एक चीज के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है तो ट्रिपल ए और डबल ए चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है. बिल्कुल कर लेगा. और आपको देखिए जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं ना, it's a free version, and you think how perfect it is. Consider the fact that they're going to be a paid version as well. That's going to be 100 times better than the free one. ठीक है, तो आप लोग ढूंढे फिर मेरे लिए कोई जॉब, कोई अच्छी जॉब ढूंढे जो मुझे मतलब थोड़ा इज्जतदार प्रोफेशनल. बहन जरा पता करा तो तुम्हें ऑफर भी दे रही. बहन सैलरी कितनी? अल्लाह खैर करे. ठीक है बहन. हाँ यार, चलो आगे बढ़ते हैं. यार तुम लोग मुझे डरा रहे हो. फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, तो चले वापस जल्दी जल्दी कवर करना है हमने चीजें ताकि हम क्वेश्चन पे आए. पेस्टल हो गया हमारा, हमें अभी मैंने पेस्टल पढ़ाया नहीं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पेस्टल. पेस्टल हो गया, हमने कहा अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करें तो वी आर गोइंग टू अप्लाई अ मॉडल ऑफ पेस्टल. हमने कहा अगर हम एक इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द मॉडल ऑफ आइदर पोर्टर 5 फोर्स मॉडल और द पोर्टर वैल्यू चेन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यू चेन, मैंने आगे रखा हुआ है. सर लेकिन इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद मुझे जो अगली चीज समझनी है ना, वो पता है क्या है कि मेरे इंटरनल ऐसे कौन से फैक्टर्स है दैट आर गोइंग टू हेल्प मी इन इवैल्यूएटिंग कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो मेरे लिए पॉजिटिव बनेंगे या मेरे लिए नेगेटिव बनेंगे. देखिए कोविड में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो गया, नॉट CACC, OA लेवल का, तो उसके ओनर को मैं बड़ा पर्सनली जानता हूँ. तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपने बंद क्यों कर दिया? तो अच्छा ओवरहेड कॉस्ट 0 हो गई. कहते हैं बिलाल हमारे तमाम टीचर्स, कोई बुजुर्ग टीचर थे या पुराने टीचर थे, उनको जब मैं बोलूँ कि भाई ऑनलाइन क्लास लो, सीख लो, वो करने को तैयार नहीं थे, बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे, हमें ओवरऑल नुकसान हो गया, मेरे भी मैनेजरियल स्किल्स नहीं सही थे शायद, और मैंने बंद कर दिया. लेकिन आप यकीन माने कोविड में ही मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, जिस दिन ये क्लासरूम में फिजिकल बच्चे भर गए तो मुझे दूसरा बैच लॉन्च करना पड़ेगा ना. आई कांट अफोर्ड टू लॉन्च अ सेकंड बैच. तो मुझे अपना ही कंपेटिटर अपने इंस्टीट्यूट में दोबारा लाना पड़ेगा. यानी फिर जाहिर है ऐसा होगा कि जब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं एसबीएल के 2 बैचेस पढ़ा सकूं और उस वक्त तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू हुई थी, तो आई यूज्ड टू थिंक यार मैं क्या करूंगा. मतलब या तो मैं कॉर्पोरेट जॉब को लात मार दूं और यहाँ पे आगे बैठ जाऊं, मैं बोलूं भाई मैं एसबीएल के 4 बैचेस पढ़ाऊंगा एक क्वार्टर, एक होगा सुबह 2 से 6, 6 से 9, 9 से 12, मतलब या फिर मैं दूसरा कंपेटिटर लाऊं अपने इदारे में, क्योंकि अगर ये क्लासेस बढ़ गई
तो फिर दूसरे बंदे को बोलूंगा भाई तुम अगला बैच पढ़ा लो और तुम अगला बैच बनाओ एक ही क्वार्टर के अंदर। तो फिर अल्लाह ताला ने एक, मेरे हिसाब से अल्लाह ताला की तरफ से है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। आप देख लें आज ये ऑनलाइन इंडस्ट्री, आज ये ऑनलाइन मार्केट, इट इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान दैट वी आर ऑपरेटिंग, वी हैव मोर देन, खैर ये तो हमारे पास वो वाले जो कि इस वक्त लाइव ऑनलाइन ले रहे, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्डेड बैचेस में ना, हमारे पास 50-50, 60-60 बच्चा रजिस्टर हो जाता है एक एक क्वार्टर के लिए, जो सिर्फ उर्दू के रिकॉर्डिंग लेते हैं। हमारे पास 40,000 बच्चा रजिस्टर होता है जो हमारे पास अंग्रेजी के रिकॉर्डिंग लेता है। सो दिस मीन दैट वी आर वर्किंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड ट्रस्ट मी, they have the online education has not only reduced our overhead cost, बट ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें दे रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि आप दुनिया की किस एरिया के अंदर जाकर नहीं पढ़ा सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आई डोंट वांट टू शो इट ओवर हियर, बट आई वुड वांट टू शो इट ओवर हियर। मैं शो इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा, बट मैं शायद बता देता हूँ आपको। मैंने नहीं, वो तो यूट्यूब पे तो जाएगा ना, तो पिक्चर है। मैंने अभी एक साउथ अमेरिका एक ट्रेनिंग कराई ऑडिट, एक अकाउंटिंग फर्म है, ऑडिटिंग फर्म है। उसने मुझे बोला कि भाईजान आपका ट्रेनिंग का ये देखा था मैंने प्रोफाइल, आप मुझे बताएं आप ट्रेनिंग कराने को तैयार है। हमने 30 आवर्स की मैंने उस पर ट्रेनिंग कराई, अभी आपके बैच शुरू होने से पहले, एक हफ्ते पहले 30 आवर्स की ट्रेनिंग कराई है उस ऑडिटिंग फर्म की। ठीक है, और उस ऑडिटिंग फर्म में ऐसे एक हॉल होता था जहाँ पे ऑडिट पार्टनर, ऑडिट मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, ऑडिट के एम्प्लॉइज, ट्रेनी सब मौजूद थे। 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जिसके ऊपर हमने ट्रेनिंग कराई थी, सॉरी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड थे जिसके ऊपर हमने ट्रेनिंग कराई थी। एंड एट दी एंड वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। अभी मेरी उससे वो सर्टिफिकेट की बात हुई थी, मैंने कहा भाईजान मुझे जरा सर्टिफिकेट तो भेजो, तो उसने मुझे परफॉर्मा बना के भेजा कि सर आप ये सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपको समझ आता है तो हम इसको आपको कोरियर करवा देते हैं। मतलब देखो, इट्स लाइक एवरीथिंग कैन बी डन व्हेन देयर इज एन ऑनलाइन इंडस्ट्री। आप इमेजिन करें कि क्या कुछ नहीं हो सकता जब आप एक ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं। दे हैव प्रोवाइडेड मी अ फॉर्मेट के सर हम लोग, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस पे हम आपको मिलेंगे, आप देखें इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, ये तो नहीं है, हम आपको कोरियर करने बता रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिका व्हिच इज 24 आवर्स अवे फ्रॉम आवर कॉन्टिनेंट। यानी आपको पता है इतना बड़ा टाइमिंग डिफरेंस होता था कि मैं 8 घंटे का डिफरेंस रख के जाता था। तो मैं अपने ऑफिस से घर जाता था ना, तो मैं वहां की ट्रेनिंग शुरू करता था उनके सुबह 8 बजे, जब हमारे 6-7 बजे। कहने का मकसद सारा ये है बॉस कि देखें आपके इंटरनल फैक्टर्स आपके उन एक्सटर्नल फैक्टर से कैसे सिंक्रोनाइज होते हैं, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव। मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये सेकंड है ना, तो ये यूट्यूब पे जाएगा। जो यूट्यूब पे नहीं है उस वाली रिकॉर्डिंग में मैं आपको सर्टिफिकेट अपना दिखाऊंगा, एंड वी आर गोइंग टू सी के उसमें कैसे सारा गेम क्या है। इंटरनल फैक्टर्स, हाउ इंटरनल रिसोर्सेज एंड इंटरनल एनवायरनमेंट इज सिंक्रोनाइजिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए आज की मार्केट में अगर एसीसीए की मार्केट बढ़ रही है तो उसका बहुत बड़ा रीजन एक टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए आज मैं आप लोगों को, मुझे नहीं पता आपको पता है, फिनटेक के नाम से एक एक नई इंडस्ट्री है जो डेवलप हो रही है। और ये जो फिनटेक इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, राइट? सो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग लाइक हीप्स एंड बाउंड्स। इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है यार। ये पॉज मशीन से लेकर ये ऑनलाइन पेमेंट, ये ऑनलाइन ट्रांसफर, ये ई लिंक्स, ये पेपाल, ये पता नहीं क्या कुछ नहीं है। और इसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को आप पढ़ने बैठो तो मुझे लगता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कितने आसमान। यार आप थिंक ऑफ द फैक्ट कि आज के जमाने में क्या तुम ऑडिट करने जाते हो तो तुम लोग क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो? कोई एक भी बैठा है मुझे बताओ, कोई एक भी लिखता है कि यार सेल्स में सर कैश सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल्स इतनी है, सर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक डाला, जाके वेरीफाई किया, क्लोज? कोई भी नहीं करता। ये सारे काम करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम इससे कैसे स्ट्रेटेजाइज करें टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड दिस इज व्हाट इंटरनल रिसोर्सेज मींस, दिस इज व्हाट इंटरनल एक्सपर्टीज मींस, दिस इज व्हाट ह्यूमन। जैसे आपके फेवरेट टीचर्स होते हैं ना, ऐसे हमारी इंडस्ट्रीज में फेवरेट एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। हमारी इंडस्ट्रीज में फेवरेट मैनेजर्स होते हैं। आप यकीन माने, आई नो अ पर्सन, क्योंकि मैं ये रिसर्च सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसकी महीने की तनख्वाह 24 लाख रुपए, only on the basis because he is favorite in this industry. I'm not talking about teaching industry. I'm talking about the research and the brokerage house industry. सर उसकी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पे लोग करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हो जाते हैं। उसके एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होती है ना, यानी जिस क्लाइंट को वो हाथ लगा लेना कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूंगा, या बॉस आपका जो इक्विटी है वो मैं मैनेज करूंगा, 100 करोड़ की इक्विटी मैं मैनेज करूंगा, तो समझो उसकी 100 करोड़ की इक्विटी 150 करोड़ में कन्वर्ट करके देगा अगले 5 साल। इतना प्रॉमिसिंग रिजल्ट देता है।
लेकिन सर उसकी उस रिसोर्स को हासिल करने के लिए कंपनी मरती है। मैं आई वाज फॉर्चुनेट के मैं उनके अंडर मैंने 6-8 महीने काम किया था, मैंने आई वाज इन ब्रोकरेज हाउस। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मुझे लगा इतना फर्म आदमी कैसे हो सकता, इतना फर्म आदमी कैसे हो सकता। एंड ही वो, और मजे मजे की चीज बता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है उसका, एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वक्त 24 लाख रुपए पाकिस्तान में नहीं कमाता। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ही इज जस्ट अ फंड मैनेजर, ही इज जस्ट अ पोर्टफोलियो मैनेजर, ही इज एन एसेट मैनेजमेंट इंडिविजुअल। सर मर्सिडीज से कम तो वो चलाता नहीं, लेकिन आप उस बंदे को देख लो ना यार, उस बंदे की फोर्थ साइटेडनेस देख लो। वो इक्विटी मैनेजमेंट जानता है, वो जानता है यार पॉलिटिकली अब ये कहानी होने वाली है, पर वो होती है। वो देखता है टेक्नोलॉजिकली ये एडवांसमेंट होने वाली है, वो हो रही होती है। और वो कहता है इस पे लगा दो पैसे। यानी उसके पास फोन आता है, तो बॉस मैंने शेयर खरीदना है, बताओ क्या मार्केट है। तो बोलता है एक्स पे वाई इतना, बी पे इतना, क्यू पे इतना, अल्लाह हाफिज। लोग अंधा भरोसा करते हैं। वॉरेन बफे का नाम सुने? कौन है वो? इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टर, ही इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एज वेल। आपको पता है उसका एक डिनर टेबल है, एक कुर्सी की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए। एक दिन में 100 लोगों का डिनर टेबल सेट, 100 करोड़ रुपए पर डे, मैं पाकिस्तानी रुपीज में बता रहा हूँ। एंड द ओनली थिंग दैट ही डू इज कि वो 6 बजे शाम से लेकर रात के 2 बजे उस डिनर टेबल पे बैठते हैं। 100 इन्वेस्टमेंट वाले लोग, यानी 100 कंपनीज के मालिक वहां आते हैं। 1 करोड़ एक चेयर की कॉस्ट है, उससे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेते हैं और चले जाते हैं। अगले 365 दिन के लिए वहां पे टेबल अवेलेबल है, मतलब वहां पे चेयर अवेलेबल है, अगले 1 साल के लिए बुकिंग। नाउ द नेक्स्ट बुकिंग दैट यू कैन डू इज 2026। ही इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हाउ टू यूज योर इंटरनल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर मेरे पास भी, हमारे पास भी बहुत अच्छे टीचर है, हमारी मार्केटिंग मार रही है। इंटरनल रिसोर्सेज, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो एक बात याद रखना, जिस कंपनी के फाइनेंशियल मसल स्ट्रांग होते हैं वो कंपनी बहुत अच्छे से मार्केट में पेनिट्रेट करती है। बट जिस कंपनी के फाइनेंशियल मसल स्ट्रांग नहीं होते ना, वो कंपनी मार्केट, यार ये हमारी लाइफ का भी यही है। आप देखें जो बच्चा बैकग्राउंड से फाइनेंशियली स्ट्रांग आता है ना, मतलब आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट जो बच्चा बैकग्राउंड से फाइनेंशियली स्ट्रांग आता है ना, आप देखो उसका पिक, उसका उसका मोमेंटम ही बहुत स्ट्रांग है, वो मार्केट में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है। नहीं, नो डाउट लक और किस्मत और मेहनत एक अलग चीज है, मैं हर केस नहीं कह रहा, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड एक स्ट्रांग लेके आता है ना, वो शायद मार्केट में अपने आप को पिच ज्यादा अच्छा कर पाता है। उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, उसका रीजन ये है कि वो रिस्क लेते हुए इतना डरता नहीं। मिसाल के तौर एक बच्चा आता है ना, वो कहता है यार सर बहुत महंगा पेपर है, सर बहुत महंगा पेपर है, बहुत महंगा पेपर है, सर देख लिया। उसकी आधी टेंशन उस महंगे पेपर को मिल जाता, मतलब उसकी वजह से वो परेशान रहता है। लेकिन एक बच्चा आता है, सर यार मैं असल में मैं है तो महंगा पेपर, लेकिन मैं ऑडी में आता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप जो बोलते हैं ना कि यार लाख रुपए का भरोसा, ठीक है कर रहे हैं सर, लाख रुपए नथिंग। उसका उसका देखें, उसका काम अब अगेन इफ ही स्मार्ट है ना एंड ही हैज द विलिंगनेस टू डू इट, जाहिर है अब आप ये सोचोगे कि यार वो एसी से क्यों करे, पागल है, अब आगे बिजनेस में बैठेगा, तो एक अलग बात है, बात सही। नहीं मानते तो तुम्हारा अपना व्यू पॉइंट, मैं मना नहीं करूँ, बट मेरी मेरी एक प्रिजम्पशन है कि ऐसा होता है हमारे। फिर आईटी रिसोर्सेज, अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसे आईटी रिसोर्सेज है जो आपको एक अच्छा ऑब्जेक्टिव, एक अच्छी पिच दे सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तबानीज ई अकेडमी जो है, वो उसने अब अपने अपने जड़े स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दी। और तबानीज ई अकेडमी की वजह से, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी एक इनकम है जो मेरे अकाउंट में आती है, और एक इनकम वो है जो इस वक्त घर पे बैठा हुआ बच्चा देखता है। एक बच्चा घर पे बैठा हुआ है जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, नॉट दी लाइव ऑनलाइन, ही इज जस्ट सीइंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बेसिस पे मुझसे पढ़ रहा है, वो पढ़े जा रहा है। तो एक पैसिव इनकम, जो अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा ना, तो मैं फिर भी किसी की स्क्रीन पर रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में बिक रहा हूँ जब तक कि सब्सटैंशियल चेंज ना आ जाए मार्केट में, यानी सब्सटैंशियल चेंज सिलेबस में ना आए। द फैक्ट इज कि आईटी रिसोर्सेज ने कितना बड़ा बिजनेस डोमेन जनरेट कर दिया। यार इमेजिन, मतलब मैं ये सोच नहीं सकता था कि यार मैं कराची के बाहर के बच्चों को पढ़ा, कराची के बाहर के बच्चों को पढ़ा सकते, ये नहीं सोच। मेरे पास लाहौर के बच्चे का मैसेज आता है, सर यार आपसे पढ़ने में, कहता बेटा आ जाओ कराची, उस वक्त तो ऑनलाइन का सिस्टम ही इस समय नहीं। और आज हम कहते हैं कि यार आपको आने की क्या जरूरत है, इनफैक्ट आज आपकी ओरिएंटेशन से पहले ओरिएंटेशन पहुंच चुकी है। ये लो बेटा फला उर्दू रिकॉर्डिंग, इंग्लिश रिकॉर्डिंग, ये डेमो लेक्चर, ये लेक्चर, चलो बैठो।
कल तक का वेट नहीं करना, कल तो फिर देखी जाएगी, अब तुम देख के डिसाइड कर लो आज। द फैक्ट ये आईटी रिसोर्सेज आपको, अच्छा आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल रिसोर्सेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। सर सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, थिंक ऑफ द फैक्ट कि आपको एक लोन के लिए अप्लाई करना है। एक जमाना होता था कि आप लोन के लिए जाते थे, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको लोन पे गाड़ी लेनी है, आपको लीजेस पे गाड़ी लेनी है। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि सर मुझे लीज पे गाड़ी लेना है, तो बैंक आपको एक शेड्यूल बना के देता था, आपको बोलता था आप मुझे बताओ अपनी इनकम क्या है। यार अब कोई बैंक के पास नहीं जाता, अब आपके हाथ में शेड्यूल कैलकुलेटर होता है, और एक बैंक का नहीं होता, हर बैंक का आपके पास अवेलेबल होता है। आप सेकंड्स में डिसाइड करते हैं विच बैंक टू गो फॉर, आप सेकंड्स में डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी योर पेमेंट मॉडल, आप सेकंड्स में डिसाइड करते हैं कि आप कितना अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, आप सेकंड में डिसाइड करते हैं आप कौन सी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, कितने साल पुरानी अफोर्ड कर सकते हैं, और कितने दिनों में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। यार थिंक ऑफ द फैक्ट कि कितनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। मैं भी कुछ दिन पहले जो है वो मेरा दुबई का विजिट था, तो मैं जब दुबई गया ना, तो मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, मुझे बहुत शौक है कि मैं वहां जाके गाड़ियां चलाऊं, मुझे यहाँ पे रखते हुए और चलाते हुए दोनों चीजें करते हुए डर लगता है। ठीक है, कि मेरे साथ एक दो वाकयात ऐसे हो चुके हैं कि मैं जरा परेशान होता हूँ कि यहाँ, तो मुझे वहां पे मैं जाके ना, मैं नॉर्मली एक अच्छी गाड़ी रेंट कार करता हूँ। यार मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा भाई मुझे रेंट पे गाड़ी चाहिए, तो कहाँ से पिक करूँ, उसने बोला आप कहाँ, तो बोला आप अपनी पिन लोकेशन शेयर करें, गाड़ी आपके आस पास कहीं होगी। यार कह रहे आज तुम्हारी गाड़ी कहाँ घूम रही है आस पास, कह रहा नहीं सर ये पाकिस्तान नहीं है, गाड़ी आपके नीचे खड़ी होगी, हमारी गाड़ी है। मैं कहा अच्छा चलो, घूमा फिरा, एक हफ्ते का मेरा ट्रिप। उसके बाद मैंने कहा बॉस मैं वापस जा रहा हूँ, सुबह के 2 बज रहे, मेरी रात 12 बजे फ्लाइट है, मुझे बताओ मैं तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे प्रेमिसेस में ले आऊं। कह रहे क्यों टेंशन ले रहा है, आप किधर जाना है, मैंने कहा एयरपोर्ट पर, छोड़ दीजिए। तो बॉस कोई ले जाएगा, बुरी बात है, आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, कोई शीशा ले जाए, कोई बैटरी निकाल ले, यार ये कोई तरीका है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। गाड़ी चोरी की नहीं, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एयरपोर्ट की पार्किंग पे मैंने जाके खड़ी की है, और मैंने अपना प्लेन लिया और मैं चला गया, और मैं वापस आके जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मैंने वो ट्रैकिंग सिस्टम से देखा, तो गाड़ी वो बंदा लेके चला गया, किसी ने हाथ नहीं लगाई, हाथ किसी ने हाथ नहीं लगाई। एंड उसने पता है क्या बोला, उसने बोला अभी तो हम लेके जा रहे हैं, मतलब ले गया, तो लगा सर ये यहाँ पे भी रहेगी ना, तो जो कस्टमर यहाँ से पिक करना चाह रहा होगा ना वो यही से लेके जाएगा, हम नहीं उठाते गाड़ी, हम नहीं लेके जाते गाड़ी। सर आप देखिए, इमेजिन करिए टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है। सऊदी अरब में मेरे साले उनका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, जैसे एक्सीडेंट हुआ वो बाहर निकले, गाड़ी की पिक्चर ले रहे, यार ये कोई मूवमेंट है पिक्चर लेने की, कह रहे नहीं सर यही मूवमेंट है, देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी विच यू कॉल इट ऑन टैप, आपने एक टैप किया, इंश्योरेंस कंपनी आ गई आपके साथ। अब इस इंश्योरेंस कंपनी को आपने वो पिक्चर भेज दिया कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये मेरी गाड़ी की कंडीशन है, उसी वक्त अगले 10 मिनट में इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी ले जाएगी, और जो भी लाइबल होगा, इफ यू आर लाइबल और इफ द अदर पार्टी इज लाइबल, उससे पेमेंट निकालेगी, और अल्लाह अल्लाह खैर से 1 महीने में आपकी गाड़ी बनी हुई आपके पास। थिंक ऑफ द फैक्ट कि कितना कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर बिजनेस में होता है। इट्स नॉट जस्ट द एजुकेशन बिजनेस, इट्स एवरी अदर बिजनेस। डू यू नो व्हाट इज एन होलोग्राम टेक्नोलॉजी? अक्सबंदी, कुरान पाक में भी एक जिक्र है कि आपका अक्स जो है वो एक जगह आप होंगे और एक से ज्यादा जगहों पे आप नजर आने लगे। सो दैट्स एन होलोग्राम टेक्नोलॉजी। ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी टीचिंग में भी आ रही है। दिस मीन दैट इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर or if I'm at my home, I'm teaching, so there's a mirror image of mine in front of you guys. तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आपके सामने एक मिरर इमेज होगा, हो सकता है मैं बैठा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे नहीं हूँ। दैट्स एन होलोग्राम टेक्नोलॉजी। और आपके पॉलिटिकल लीडर ने भी यूज किया, आपके फेवरेट पॉलिटिकल लीडर बिलावल जरदारी ने उसको इस्तेमाल किया था। ठीक है, अपने एक जलसे में गड़ी खुदा बख्श में जलसा हुआ और 6 जगह वो नजर आ रहा, उस होलोग्राम टेक्नोलॉजी आप जाके सर्च कीजिए। तो दिस टेक्नोलॉजी is not only helping the individual but also the business resources. फिर सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज। देखें ब्रांड इमेज ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की प्रोडक्ट की स्टैंडिंग बढ़ा देती है। ब्रांड इमेज आपकी, देखें कबाबजी को एक बहुत बड़ा हिट देने का जो सबसे बड़ा रीजन था ना, वो था कबाबजी का ब्रांड इमेज का डेवलपर। दे ऑल स्टार्टेड विद द रेस्टोरेंट बैक नियर कोलाची, जिनका एक कंपेटिटर कोलाची होता था 2 दरिया में, बस उससे कम्पीट करते थे। कोलाची कहता था मैं अच्छा, कबाबजीज कहता था मैं अच्छा, बस इसका ये कंपटीशन था। आज यार इमेजिन करें, ऐसा लगता है कराची का दूसरा नाम कबाबजीज। अब
गुजरे आपको एक एक टाइम, एक एक पॉइंट पे आपको कवाची मिला। And now they are expanding towards the motorway और highway। मैं देख रहा हूँ, मैं मोटरवे पे गया, देख रहा हूँ हर आधे घंटे बाद एक कबाब आ रहा है जहां पे पहले केएफसी आया था। So this means that the brand and corporate image of every company is going to give a goodwill। देखें कुछ भी कहें, अगर स्टील मार्केट में अमरीली स्टील का नाम है तो एक रीजन, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में सिविक होंडा का या टोयोटा का एक नाम है तो उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक कॉर्पोरेट है। व्हाई द हेल डू यू वांट टू बाय अ कार विद द नेम ऑफ सिविक व्हिच इज नॉट एज गुड एज इट शुड हैव बीन फॉर 1 करोड़ रुपीस? व्हाई द हेल वुड आई वांट टू बाय अ टोयोटा क्रॉस फॉर 1 करोड़ रुपीस when I know that that is not up to the mark or the standard that I would want to have in my economy? But still उसका वो ब्रांड है। मतलब मैं कभी गाड़ी खरीदी ना तो मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, यार टोयोटा ले लो, हार्ड कैश है। वाकई मतलब रिलायबिलिटी, यार फीचर तो नाम की चीज नहीं है। आप ग्रैंडे में बैठे ना, आपको अंदाजा होगा कि ऐसा लगे बस गाड़ी, कुछ नहीं है। आप सिविक में बैठे तो आपको लगेगा लग्जरी है, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब गाड़ी नहीं। तो दिस मीन्स कि उसका ब्रांड इमेज, उसका कॉर्पोरेट इमेज, उसकी स्टैंडिंग बढ़ाते, उसकी ओवरऑल स्टैंडिंग को अपहिल्ड करते, और वो चीज जो है वो मार्केट में पेनिट्रेट करने में ज्यादा काम आती है। फिर एनी यूनिक टेंजिबल एसेट। अच्छा एक बात बताओ, हमारे सेक्टर में हम जो है वो एक बैच की प्रोडक्शन, अब जो हमने नई मशीन ली है ना, उसका कंपेटिटिव एज सोचो क्या हो। हमने एक नई मशीन ली है जो प्रोडक्शन करती है 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 96 करोड़ की टू बी प्रिसाइज, विद इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, 25 साल का लोन है। मेरा तुमसे सवाल है, उसका कंपेटिटिव एज ऐसा क्या हो, आपको क्या लगता है? कैपेसिटी इंक्रीज एक तो है, जाहिर है, और क्या हो सकता है? पता है उसमें क्या एज था? 3 मिनट पहले बैच की प्रोडक्शन है। हंसी नहीं आती? 3 मिनट पहले भी कोई 100, मतलब एक 50 करोड़ की मशीन बेच के मैं 100 करोड़ की मशीन ला रहा हूँ सिर्फ 3 मिनट पहले प्रोडक्शन को देखने के लिए। आप इमेजिन करें क्या हो, सोचे जरा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट सोचे। 3 मिनट पहले एक बैच प्रोड्यूस होगा, एक दिन में कन्वेंशनल मशीन 10 बैचेस प्रोड्यूस करती है और एक बैच 100 टन प्रोडक्शन करती है। 10 बैचेस इंटू 100 टन कितना होता है? 1000 टन। 10 बैचेस, 10 बैचेस इंटू 100 टन इज इक्वल टू 1000 टन। एक टन 2,87,000 का बिकता है। एक टन 2,87,000 का बिकता है। कन्वेंशनल मशीन एक दिन में 100 टन बनाती है। दिस मशीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस, सॉरी, एक दिन में 10 प्रोडक्शन करती है, 100 टन बनाती है, और वो 100 टन के बजाय अगर ये इससे प्रोडक्शन करते हैं तो वो एक बैच एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के काबिल है। दिस मीन्स कि वो 10 बैचेस की बजाय 11 बैचेस प्रोड्यूस करेगी। तो एक बैच से 2,87,000 का सेल्स, मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, इमेजिन ऑफ द प्रॉफिट कितना है। एंड इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। आपका कैलकुलेटर जवाब नहीं देगा, बस यही बात है। सारी बात यहाँ आके खत्म होती है। मैं जो चीज चाह रहा था कि तुम ना बोलो, सर डिमांड ही ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। अज्यूमिंग दैट वी आर लिविंग इन अ फेरी टेल, ये सारी जो बात मैंने बताई ना आपको, हम एक फूल्स पैराडाइज में, बेवकूफों की जन्नत में, जहां पे मैंने आपको ये समझाया, ये बात सही है कि उस 3 मिनट पहले की प्रोडक्शन को देख के हम बाकी टाइम बैठते हैं, हम 10 ही बना रहे, हम एक प्रोडक्शन टाइम के अंदर से मशीन को चलते देखते और हम यूं करके देख रहे थे यार तुम चल रहे हो लेकिन बना कुछ नहीं है, क्योंकि हम बनाएंगे तो रखेंगे। ये बात सही है। फिर कहते हैं मिशन, सर ये मिशन क्या होता है? चले आगे बढ़ते जल्दी से, शाबाश। अब बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, ये आपको पता है, ये एक बेसलाइन है, इस वजह से हम जल्दी से करेंगे। Clarity of mission or the future course of direction. It is vital for an organization to have a clear understanding of its current position and to have a clear mindset. देखें, हर कंपनी के पास एक क्लियर माइंडसेट का होना जरूरी है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग। देखिए मिशन होता क्या है, मैं आपको बड़ा आसान सा इसका आंसर बता सकता हूँ। एक मिशन का मतलब है कंपनी की प्रोडक्ट और कंपनी की सर्विस को डिफाइन, कि वो सर्विस या वो प्रोडक्ट कैसे आपकी कंपनी के कस्टमर्स को एक कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं, बस एक मिशन स्टेटमेंट। आपकी कंपनी की प्रोडक्ट या आपकी कंपनी की सर्विसेज कैसे वैल्यू फॉर मनी टुवर्ड्स योर कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट।
एक मिशन स्टेटमेंट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जो आपकी कंपनी के प्रेजेंट डे को डिफाइन करती है। एक मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट या आपकी कंपनी की सर्विस को डिफाइन करती है कि वो कैसे वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करेगा फॉर योर कस्टमर। सो इट सेज that it is vital for an organization to have a clear understanding of its current strategic position and to have a clear mindset regarding the future action plan, as devised strategy might fail if an organization continues to deviate from its planned vision and mission statement. ठीक है, एक मिशन स्टेटमेंट बेसिकली आपको आपके रास्ते पे वापस लेके आता है। मैंने अगर डेविएट करूंगा ना अपने विजन से तो मुझे मेरा मिशन वापस लाएगा कि नहीं बेटा तुम्हारी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज होनी चाहिए थी, तुम पता नहीं किधर जाते जाते। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो एप्पल कंपनी है वो अपनी नई प्रोडक्ट जो अपने लॉन्च करे जा रही है ना, वो अपने विजन से डिविएट होती जा रही है। एप्पल का विजन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दैट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर ऑल, बट दे आर नाउ प्रोवाइडिंग only the copy pasted products that were historically being launched by any other mobile phone company. So now they need to have a clear insight of their mission. इनको सोचना चाहिए कि यार हमें वापस आ जाना चाहिए, हम कुछ नया नहीं लाएंगे, यूनिक टेंजिबल अप्रोच नहीं लाएंगे। अगेन वो टाइटेनियम की जो चीज है वो मेरे ख्याल में एक यूनिक है, बाकी सब कुछ इज ओल्ड। आई डोंट नो इफ टाइटेनियम इज बीइंग यूज्ड इन सैमसंग और एनी अदर मोबाइल फोन। यूज हुआ है टाइटेनियम भी यूज हुआ है? अच्छा, उसमें टाइटेनियम भी यूज हुआ, बस कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए expectation of key stakeholders क्या है आपसे, as they have an interest in the ongoing activity and well-being of an organization, therefore the fulfillment of their expectation should be a priority to an organization। देखिए आपका स्टेक होल्डर ये सोचता है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। देखिए मेरा स्टेक होल्डर है आप लोग, मेरे स्टेक होल्डर है मेरी मैनेजमेंट, मेरे स्टेक होल्डर है मेरे एडमिन, मेरे स्टेक होल्डर वो तमाम लोग जो मुझे या तो सुन रहे हैं जिनकी वजह से मैं अफेक्ट हो रहा हूँ या जिनको मैं अफेक्ट कर रहा हूँ। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि वो आपको जो है वो तमाम चीजें क्लैरिटी के साथ कराई जाए। जाहिर है मैं 100% आपकी एक्सपेक्टेशन पे उतरू ना उतरू ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्सपेक्टिव कि भाई ऑर्गेनाइजेशन से हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। Now, the techniques that includes the Porter 5 Force model, pestle analysis, SWOT analysis, value chain analysis, and stakeholders mapping model। देखिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें इस मिशन के, हमें इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के करीब लेके आती है या इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस के करीब लेके आती है। और वो स्टेटमेंट आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास या तो Porter 5 Force की सूरत में होगा, पेस्टल की सूरत में होगा, SWOT की सूरत में होगा, वैल्यू चेन में होगा, या स्टेक होल्डर मैपिंग मॉडल की सूरत में। कहता है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। स्ट्रेटेजिक चॉइस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ। देखिए मैंने अपने आप को पोजीशन कर दिया, मुझे समझ आ गई मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, कहाँ वीक हूँ, कहाँ मेरी अपॉर्चुनिटीज गिर रही हैं, कहाँ मेरे थ्रेट्स हैं। इंटरनली मैंने अपनी पोजीशन समझ ली। फिर मैं बाहर निकला अपने अपने चार दीवारी से, मैं अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला, मैं अपने प्रेमिसेस से बाहर निकला और नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड कि पॉलिटिकली मुझे क्या फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, लीगली, टेक्नोलॉजिकली एंड अदर फैक्टर्स के लिहाज से मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड। फिर जब मैंने ओवरऑल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लिया ना, तो मैं एक माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ आया और मैंने अपने आप को इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस की तरफ लेके आया कि मेरी जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, क्या वहां पर Porter 5 Force मॉडल के पर्सपेक्टिव से मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मुझे क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस मिल रहे। तो मैंने अंदर बैठे बैठे एनालाइज किया अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और बाहर निकल के एनालाइज किया अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर योर इंटरनल फैक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर योर एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो मैं गलत नहीं कह रहा। मैंने अंदर बैठे बैठे ये एनालाइज किया कि मेरी कंपनी में मुझे क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है, मेरी कंपनी में मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, और मैं बाहर निकल के पेस्टल या Porter 5 Force या Porter वैल्यू चेन या स्टेक होल्डर मैपिंग मॉडल को देखते हुए मैंने एनालाइज किया कि इन मॉडल को पर्सपेक्टिव को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं और मेरे लिए क्या थ्रेट है फ्यूचर मार्केट के अंदर। सर तो अब जब मैंने ये कर लिया ना, तो नाउ आई वुड वांट टू डू द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस अमंग डिफरेंट चॉइसेस दैट आई हैव। देखें हर कंपनी के पास चॉइस पता है क्या होती है, टू वर्क अपॉन द स्ट्रेटेजी और टू लीव द मार्केट। हर कंपनी के पास, भाई नोकिया कंपनी ने क्या कहा, वी डिडंट डिड एनीथिंग रॉन्ग स्टिल वी फेल्ड। नोकिया ने ट्राई किया तो बहुत सरवाइव करने का,
And I'm not talking about a company which you guys don't know. I'm talking about a company which every one of you know. And every one of you must have seen a Nokia phone in your life. But ये आगे आने वाली जनरेशन नहीं देख रही होगी, उसको नहीं पता होगा। मैं अपने बच्चों को या आपके बच्चों को जब आप लोग बता रहे होगे ना, बेटा आपको पता है बचपन में एक नोकिया फोन होता था, तो आपके बच्चे बोलेंगे अब्बा बहुत पुराने हो गया। ये भी कोई चीज, नोकिया ये किसका नाम? बट यू नो, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कंपनीज, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल कंपनी, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेलेबल था यार। इतना बड़ा स्केल पे वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता था, आईफोन और सैमसंग उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और आज आप देखें वो प्रोडक्ट एलिमिनेट हो गया, उसके अपने सीईओ कहता है कि वी डिडंट डिड एनीथिंग रॉन्ग, स्टिल वी फेल्ड। So this means that you have to generate some strategic choices. क्या कहता है? Strategic choices involve identifying the best strategies for an organization. When device जी Google एंड्रॉइड, उन्होंने विंडोज फोन को अडॉप्ट किया था, और उन्होंने विंडोज पे उतनी ही इन्वेस्टमेंट कितनी जितना iOS पे इन्वेस्टमेंट ये करने जा रहे थे, पता है आपको? उन्होंने उनके असल में उन्होंने अपना प्राइड एलिमेंट नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा था हम तो मार्केट से डिफरेंट है। एंड जाहिर है जब कोई इतनी बड़ी कंपनी है तो वो कभी भी नहीं छोड़ती यार। मतलब आप इमेजिन करें कि कितना दर्द हुआ होगा एप्पल कंपनी को अपने फोन में सी टाइप चार्जर लॉन्च करते हुए। जब तक उसका लाइटनिंग चार्जर उसकी जिंदगी की पहचान था, वही उसकी 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 शनाख्त था, उसका नाम था लाइटनिंग चार्जर। मतलब आप सोचे अगर एक फोन में उठाऊं और मैं उसमें लाइटनिंग चार्जर देखता हूँ तो मैं कहता यार ये तो एप्पल का चार्जर ही तो एक यूएसपी था उसका। आज आप देखिए कितना बड़ा मसला है उसके लिए, यार उसने सी टाइप चार्जर लॉन्च किया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रेशर। पता है एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने उसे प्रेशराइज किया, पिनलाइजेशन लग रही थी। वो कहता था यार आप जो चार्जर लेके आ रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन वाले चार्जर लोगों को दे रहे हैं, तो दिस मीन्स कि हम आपको पिनलाइज करेंगे कि आप एनर्जी कंजम्पशन में हमारा सपोर्ट नहीं करें। तो अल्टीमेटली आज उसने कर दिया, बट उसने अपनी यूएसपी खोई है। एक जमाने मतलब सोचो, अगर आप एप्पल सोचो तो लाइटनिंग चार्जर साथ आता, आपके दिमाग में पहली बात है चार्जर लाइटनिंग वाला है तो दूसरा कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मोबाइल आईओएस वाला है तो दूसरा कोई आपसे कंपेयर ही नहीं कर सकता। आपकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। सो इट सेज दैट strategic choices involve identifying the best strategies for an organization. When devising a plan on the strategic activity to be implemented, the following three elements should be considered. Generate all possible options to reach the mission. देखिए, it is not just going to be an option A to reach your mission. It is going to be option A, B, C and D. हमेशा A strategy सही नहीं होती यार, मतलब शुरुआत A से ही होता है। You have to have a strategy which is going to be a backup strategy. अगर मुझसे ये ना हुआ तो मैं क्या करूं? Number 2, analyze pros and cons of all options. आप एनालाइज करेंगे, ओके नाउ दिस इज अ स्ट्रैटेजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जेनेरिक ग्रोथ करूं, मैं तबानीस की दूसरी ब्रांच खोलूं, मैं यूनिलीवर का एक और ब्रांच मार्केट में लेके आऊं, मैं मिली स्टील्स की एक और ब्रांच लाऊं, मैं आगस्ट स्टील की एक और ब्रांच लाऊं, मैं फलां की एक और ब्रांच लाऊं, मैं XYZ की एक और, मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करूं, जिस काम में मैं अच्छा हूं उसी काम को आगे लेके जाऊं, या मैं एक्वायर्ड ग्रोथ लूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अच्छा चला हुआ हूं, मैं काम करता हूं, मैं बेकर्स खरीद लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करेगा। मैं काम करता हूँ कि मैं जो है वो एक कैफे खरीद लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करेगा। या मैं काम करता हूँ, आपको पता है एप्पल कंपनी ने सिर्फ मोबाइल फोन थोड़ी लॉन्च किए थे, दे ऑल्सो एंटर इन टू द कार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसने अपने आप को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी एंटर करने की कोशिश की थी। द फैक्ट इज कि वो फेल हो गए। द फैक्ट इज कि आप सारे पॉसिबल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हो, आप सारे पॉसिबल ऑप्शंस को देखते हो। देखो मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, हमें जुम्मे के खुतबे में वाज में ना हमारे मौलाना साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। बोला यार देखो, इंसान की स्ट्रैटेजी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उसका जो फोरकास्ट है ना वो अचीव हो जाए, और वो फोरकास्ट अचीव ना होना तो नफा भी नुकसान लगता है। मतलब उन्होंने ये बात बोली, बोला यार हमारे पास एक बंदा आता था, उसका एक बिजनेस था चाय पत्ती टी, तो वो कह रहा मौलाना साहब को वजीफा बताएं, नुकसान बहुत हो रहा है। तो मौलाना साहब ने वजीफा बताया, वो वापस चला गया, कुछ अर्से बाद फिर आया, मौलाना साहब नहीं चल रहा मामला यार कुछ और। तो मौलाना साहब ने बोला ये भी पढ़ा करो और ये भी पढ़ा करो, चला गया। फिर 15 दिन बाद आया, मौलाना साहब ने बोला अच्छा अब ये भी पढ़ो, गुस्से में बोले ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो और ये भी पढ़ो, और अब होगा। फिर 15 दिन बाद आया, नहीं हो रहा। तो मौलाना साहब ने बोला यार तुम करते हो, बोले चाय पत्ती, यार ये क्या बात है, चाय पत्ती नहीं बिकती तुमसे, एक कितना नुकसान है।
कहता माना साहब मैंने हमेशा सोचता था कि 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, सिर्फ 70 लाख का होगा। तो दिस मीन्स सिर्फ 70 लाख का, तो दिस मीन्स दैट देयर इज अ लॉस इन प्रॉफिट। और उसकी बात गलत नहीं थी यार। देखिए मेरा फोरकास्टेड प्रॉफिट मेरे एजुकेटेड गेस के हिसाब से है ना भाई। भाई तुम्हारा तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये है कि तुम 50,000 कमाओगे, लेकिन तुम 40,000 कमा रहे हो, तो तुम्हारे लिहाज से तो नुकसान है ना। तुमने तो सारी एजुकेशन लगा दी, तुमने तो सारे एजुकेटेड गेस कर लिए कि मैं इतना कमाऊं, बट इफ यू आर नॉट अर्निंग, दिस मीन दिस इज योर लॉस। वो जो पर्सपेक्टिव है ना कि सबर शुक्र कर लो 40,000 पे, तो क्यों करो भाई। जब मैंने अपना 110% अपने एनालिसिस किया, अपने सारे पर्सपेक्टिव देख लिए, मुझे मेरा पोटेंशियल नजर आ रहा है 50,000 का, तो मैं 40 पे क्यों सेटल हो जाऊं। जब मुझे मेरा 1 करोड़ का पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो 70 छोड़ो, 99 लाख रुपए भी मेरे लिए गलत। हाँ, अनटिल अनलेस उसने सारी एजुकेशन लगाए बगैर एक हवा में तीर चलाया हो कि भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, और मौलाना साहब उनको बोल रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर एक अलग बात। ठीक है। तो देखिए मैं भी हर बैच में ना एक साइज गेस करता हूँ, और बड़ा एजुकेटेड गेस होता है कि देखो मेरे अब इतनी मार्केट है, मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा। तो मैं मैनेजमेंट के साथ बोलता हूँ, मतलब बेटा ये टारगेट है तुम्हारा, इस टारगेट को अचीव करना है। तो मेरी मैनेजमेंट बोलते हैं सर यार आप फजूल में हवा में तीर चलो। मैंने कहा मैं तुम्हें हर टारगेट के पीछे एक रैशनल दे सकता हूँ, अगर वो रैशनल मैंने तुम्हें दे दिया उसके बाद तुम तो मेरे साथ वहीं बैठता, बोलता है सर रैशनल बताएं। तो मैं रैशनल बताता हूँ, मैं कहता यार सर सही कह रहे यार, ये सारी कैलकुलेशन जो आपकी है ना, ये ऐसी ही बैठनी चाहिए। और हम उस टारगेट को करीब करीब पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं। द फैक्ट इज, देखिए बिजनेस भी तो ऐसे ही सोचता है ना। इट इज नॉट नुकसान, इट इज नॉट फायदा कि यार 70 लाख का तो प्रॉफिट बना, बिजनेस वाले को सबर शुक्र करने की आदत नहीं है। नहीं, नो डाउट इस्लामिकली बिल्कुल सही है, सबर शुक्र अल्लाह जितना दे रहा है उस पर सबर शुक्र करना चाहिए, लेकिन यार अच्छे के लिए स्ट्राइव आउट करना तो गलत नहीं है ना। और एजुकेटेड स्ट्राइव आउट करना तो बहुत सही है। तो क्या कहता है बेटा, यू हैव टू जनरेट ऑल पॉसिबल ऑप्शंस टू रीच टू योर कंक्लूजंस, योर मिशन। फिर एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, देखें हर ऑप्शन के कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा हूँ, तो मेरे क्या फायदे नुकसान है। मैं एक्वायर्ड ग्रोथ कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में था, मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटर होना है, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खरीद रहा हूँ, मैंने सोचा मैं किया को परचेज कर लेता हूँ। वॉट एवर बिजनेस यू आर गोइंग टू परचेज, दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एज, या दैट इज गोइंग टू गिव यू अ नुकसान। फिर सेलेक्ट द स्ट्रेटजी दैट बेस्ट सूट्स, सी स्ट्रैटेजी सेक्शन क्राइटेरिया अंडर द नेक्स्ट सेटिंग। देखेंगे हम क्या स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी नेक्स्ट देखिए, हमने 2 काम कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो देना, आखिरी के 15-20 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे पता है आप थके, लेकिन 15-20 मिनट मेरी तरफ तवज्जो दो। नंबर 1, हमने अपने आप को स्ट्रैटेजिकली पोजीशन कर लिया, दैट वेयर आर वी स्टैंडिंग। हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस हो गया, हमने एक्सटर्नल एनालिसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ पेस्टल मॉडल। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि पेस्टल हमें ये सिखा रहा है कि बाहर की इन्वायरमेंट के लिहाज से हम कहाँ हैं। इफ आई टॉक अबाउट जनरल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, हमने अपने आप को इंडस्ट्री वाइज एनालाइज कर लिया, हमने ये देख लिया कि इंडस्ट्री वाइज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉटर 5 फोर्स मॉडल या इन टर्म्स ऑफ पॉटर वैल्यू चेन मॉडल। फिर हमने इन दोनों मॉडल को यूज करते हुए अपने इंटरनल एनालिसिस पे आए, तो हमें स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ पता चल गई और वीकनेस पता चल गई। फिर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को यूज करते हुए बाहर के फैक्टर्स को समझते हुए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने निकले और थ्रेट्स एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। ये हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन और हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शुरू हो गई। अब जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शुरू हो गई, तो अब हमने इन सारे चार्ट्स को निकाल कर अपने लिए स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ढूंढे। ए ऑप्शन है ऑर्गेनिक ग्रोथ कर लो, बी ऑप्शन है एक्वायर्ड ग्रोथ कर लो, सी ऑप्शन है थोड़ी सी ऑर्गेनिक थोड़ी सी और एक्वायर्ड कर लो, डी ऑप्शन है फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन पे चले जाओ, ई ऑप्शन है कोई जॉइंट वेंचर कर लो, एफ ऑप्शन है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ले आओ, क्यू ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है आपने इवैल्यूएट किया। जब आपने इवैल्यूएट किया ना मेरे बच्चा, तो अब आप इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में लगाएंगे, अब आप इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में लगाएंगे। और जब आप इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में लगाएंगे, अब आप इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में लगाएंगे। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, फॉलोइंग एलिमेंट्स शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम कंसिडर्ड व्हेन प्लान्ड स्ट्रैटेजीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, सेलेक्टेड स्ट्रैटेजी, अब आपने जो सेलेक्ट किया स्ट्रैटेजी उसको इम्प्लीमेंट करो। पहला काम करो, चुपचाप उसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरा काम, मॉनिटर करो रिजल्ट। जरूरी थोड़ी है कि भाई नोकिया कंपनी ने अगर विंडो फोन पे पैसा लगाया था तो वो विंडो फोन पे ही कन्फाइंड रह जाता, उसको चाहिए था कहीं और आ जाए भाई। उसको चाहिए था इस बात को समझ जाए कि दुनिया कुछ और डिमांड कर रही है।
ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि करीम ने सोचा कि 3.2 से ज्यादा मेरी वर्थ क्या होगी। उसको एजुकेटेड गेस लगाकर अपने आप को कंट्रीब्यूट करवाना चाहिए था। उसने डिमांड की सही असेसमेंट नहीं की, और आज देखे ओवर उससे ज्यादा का रेवेन्यू एक एक क्वार्टर में कमा के जा रही है उसी कंपनी से, उसी सर्विस। एंड जरूरी थोड़ी है कि यू हैव टू अमेंड योर स्ट्रैटेजी इफ द डिजायर्ड रिजल्ट इज नॉट बीइंग अचीव। और अगर आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपके आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में नाकाम हो रहा है, देन यू आर गोइंग टू गो फॉर स्ट्रैटेजी नंबर बी। यहां तक सबको क्लियर होती है बात, सबको समझ आती है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं। अच्छा, ये सारे नोट्स, सारे हैंडआउट्स ना आपको विद इन अ वीक एक लिंक की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कोई अगर जल्दी पढ़ना चाह रहा है, पहले देखना चाह रहा है, मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सब ग्रुप में एडेड है? कौन नहीं है अभी तक? यार प्लीज हो जाए। जो जो ग्रुप में एडेड नहीं है प्लीज ग्रुप में पहले ऐड हो जाए, वो जरूरी है। अच्छा, एक काम, दूसरी बात ये है कि मैं आपको इस लिंक की फॉर्म में इंशाल्लाह विद इन अ वीक और टू, जब ये इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा जैसे ही हो जाएगा ना, तो उस पर आपको एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई मुझसे बाद में ये ना पूछे, कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ना 3 लिंक आएंगे। एक आएगा पास पेपर की लिंक, एक आएगा मेरे सजेस्टेड आंसर्स की लिंक, वो अभी नहीं देखना जब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना शुरू करें, और एक आएगा आपके हैंडआउट्स के लिंक। ये हैंडआउट आपको ऐसे भी मिलेंगे, जाहिर है आप जब फिजिकल आएंगे वो मिलेंगे, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे आपके ग्रुप पे आया करेंगे। लेकिन ये मामला होगा। दूसरी बात ये कि जब हम पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आप मुझे क्वेश्चन मेरे मैसेज पे भेजेंगे, यानी व्हाट्सएप पे। पहले मैं ईमेल पे लेता था, लेकिन ईमेल पे स्किप हो जाता है कभी कभी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मैं आपके ग्रुप में आंसर भेजूँ। यानी आपका जितने भी आंसर चेक होंगे ना, वो इंडिविजुअल नहीं आएंगे, क्योंकि आई कांट रन आफ्टर एवरी इंडिविजुअल कि मैं आपको भेज रहा हूँ आंसर और मैं ढूंढूं और आपका नाम है। मैं आपके ग्रुप में आंसर भेजूंगा। किसी को बुरा नहीं मानना कि सर आपने जितना वो उसमें काटम पीटी की है वो सब बच्चे देख लेंगे तो मेरे तो इज्जत खराब हो जाएगी। कोई इज्जत नहीं खराब होगी। सारे आंसर आपके ग्रुप में आना शुरू हो जाएंगे। यानी आपका आंसर जो होगा वो आपके ग्रुप पे आएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे, चेक करेंगे, मुझसे पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। नंबर 1, हमें नेक्स्ट वीक में एक लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर सारे ड्राइव की लिंक होगी, जिसमें सारे हैंडआउट्स आ जाएंगे, सारे पास पेपर्स के सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जो मेरे होंगे, जो आपके पास आपके एग्जामिनर के होंगे, कमेंट्स होंगे, सारी चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी। उसमें से आपके लिए जो रेलेवेंट है वो आपके सिर्फ नोट्स होंगे। दूसरी चीज, आपके जितने भी आंसर्स होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपके ग्रुप पे चेक करके आपको दिया करूंगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। थोड़ा थोड़ा करके हम चीजों को करेंगे। याद करने की कोई चीज जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी दिमाग में होनी चाहिए। ये आपको कैसे हेल्प करेंगी, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उसे फॉर्मुलेट करना शुरू करेंगे। आपके सामने वही एग्जांपल्स आ रही होंगी, आप उन्हीं एग्जांपल्स को अपने दिमाग पे रखते हुए अपने आंसर्स को लिखना शुरू करेंगे, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एंड अप मेकिंग योर आंसर्स वैल्यूएबल फॉर द एग्जाम। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह परसों मिलेंगे हम लोग फ्राइडे वाले दिन, सेम चैनल सेम टाइम होगा, और हम 6:30 o'clock पे हम इंशाल्लाह परसों मुलाकात करेंगे। जैसे सितंबर 23 में नहीं नहीं, एसीसी ने ऐसा अनाउंस नहीं किया। एसीसी कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट करता है तो 1 साल से 2 साल पहले बताता है। जब सितंबर 23 में आ रहा था तो हमें 18 में पता चलता। एसीसी ने अभी तक कोई ऐसा नहीं, और करेगा भी ना तो अगले 2 साल के बाद करेगा, अभी तो। यार ये आज की रिकॉर्डिंग कल अवेलेबल होगी, कल तक अवेलेबल, हर रिकॉर्डिंग अगले दिन होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।